इस मंगल वाला, मुझे भी तो मेरा नाम बताने थे, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है शिफा, क्यों आप ऐसी जज्बाती हो जाती है? मैं हूँ शिफा यूसुफजई और फलाना 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 फलाना, ये कौन सा तरीका है, मुझे बताएं आप। ऐसा कोई तरीका नहीं है दरअसल, इसको कहते हैं अंग्रेजी में अकोमोडेट करना, किसी को अकोमोडेट करें। मैं भी एक पढ़ा हुआ हूँ यहाँ पर, सेट पे एक हिस्सा हूँ मैं भी। कल से मैं आपको अच्छा आप लोग इतनी बहस करती रहेगा, लेकिन ये बताएगा कि मेरी हेडलाइंस आपको कैसी लगी? आपकी हेडलाइंस आप जैसी लगी हमें तो होती है हमेशा जबरदस्त, और लोगों को, नाजरीन को हम वेलकम करेंगे इलेक्शन मॉर्निंग्स में। अच्छा, अब एक चीज जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है जरा जो सोचने की और समझने की बात है, जो पहली बात मुझे करनी थी वो क्या है, इंसान की जो पैदाइश का अमल है ना, कि इंसान किस तरीके से अपनी माँ के पेट में परवरिश पाता है, वो अगर आप स्टडी करें, अगर आप देखें, अगर आप उसके बारे में पढ़ें, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि इंसान की पैदाइश कितना बड़ा मौजज़ा है। उस एक छोटे से, एक यूँ कहिए कि एक ज़र्रे से एक पूरा इंसान बनना, उसके जिस्म के खदोखाल बनना, उसके फीचर्स बनना, उसकी हड्डियों का बनना, उसके पोर्स का बनना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ जब माँ के पेट में इंसान परवरिश पाता है तो उस वक्त अगर आप उसको, इंसान को देखें, समझें, तो आपको लगेगा कि वाकई हम कितना बड़ा मौजज़ा है। इस मौजज़े के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सही सलामत इन दोनों हाथों, पैरों, आँखों, कान, नाक, ये सारे जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं सही सलामत काम कर रहे हैं, और उसके साथ उसने हमें पैदा किया। अब इसका जिक्र मैंने क्यों किया? इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि आज एक इंसान पैदा हुआ है। अच्छा, और वो इंसान पैदा हुआ है, बड़ी हैरत की बात है, वो ये इंसान है पैदा हुए हैं। वही तो एक्साइटमेंट थी। देखिए मैं उसी तरफ जा रही थी, मुझे पता नहीं था कि अवैस क्या कहने लगे हैं, और बस मैं उसी तरफ जाते जाते अवैस ने मुझे दरमियान में रोका, फिर अवैस ने मुझे ये खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की। हैरत का मकाम है कि ये भी पैदा हुए हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो अल्लाह मालिक है भाई, क्या क्या पैदा हो रहा है आजकल, ये भी आप सोचें इस बारे में। बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको। थैंक यू अवैस, बहुत शुक्रिया, सालगिरह की शुभकामनाएं देने की बड़ी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, कभी कभी ऐसा लगता है कि अवैस आपके बारे में बात कर रहे हैं, बड़ा ये आसमान से कलाबे मिला रहे हैं, लेकिन फिर आपको एंड में समझ आती है कि भाई ये पता नहीं तारीफ कर रहे थे, तारीफ और तौसी हो रही थी आपकी, या ये आपको बिस्तर चला रहे थे आप पे। लेकिन खैर इस किस्म की सिचुएशन जो है ये मेरे और अवैस के दरमियान ये चलती रहती है, ये हमारा रोज का मामला है। मारिया, आप भी पैदा हुई थी ना? जी है ना, बस ठीक है, गुड, शाबाश। दुनिया में मौजूद है अवैस, वो दुनिया में मौजूद है, एक अहम कारनामा सर अंजाम दे रही हैं, फराइज सर अंजाम दे रही हैं अपने। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हमारा प्रोग्राम, हमारा ये इलेक्शन मॉर्निंग्स, इसका हम आगाज़ करते हैं। चलिए जी, हम चलते हैं जी। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक, आप बताएं। एक बार वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया, ये तो थैंक यू वैसे उन्होंने बता दिया, बता क्या दिया, पूरी कौम को बता दिया मैंने, पूरी कौम को बता दिया, देखने वाले तमाम नाज़रीन को बता दिया, और सब हमारे एक न्यूज़ की तरफ से और जो देख रहे हैं उन सब की तरफ से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मारिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, बिल्कुल। आप पैदा हुई, आपने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया मुल्क को, कौम के लिए। बस अवैस मैं खिदमत में लगी हुई हूँ, मुल्क और कौम की खिदमत करती रहूंगी, जब तक मैं जी रही हूँ तब तक मेरी खिदमत इस कौम और इस मुल्क के लिए। बिल्कुल, चलें अब आप खिदमत करें, कुछ बताएं। जी हाँ, खबरें ये है कि शरह सूद 22% बरकरार रहेगी, और महंगाई जो है वो 23% बढ़ने का इम्कान है, और नोट जो महंगाई का जो रेट है वो 23 से 25% तक रहेगा। इन्फ्लेशन रेट 23 से 25% होगा, महंगाई होगी, जबरदस्त किस्म की महंगाई होगी। इलेक्शन की बात करो भाई, इलेक्शन की बात, ये अगले साल के लिए प्रेडिक्शन की है ना, मतलब अगली जो सहमाई है उसके लिए उन्होंने बता दिया कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है मैं आऊंगा और मैं बेहतरी लाऊंगा। इंशाल्लाह। या आप लोग गलत कह रहे हैं? जा रहा है ना कि हल सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। हाँ। पहले हल जमात इस्लामी के पास था, अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हल नवाज शरीफ सबके पास है, हल सिर्फ आवाम के पास नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के पास तो हल वैसे था भी नहीं, वो उनके बड़े भाई ने उनको बताया नहीं हुआ था, उन्होंने जो भी गीदड़ सिंगी थी वो अपने पास ही छुपा के रखी है। एक तो ये खबर है सबसे बड़ी कि भाई महंगाई जो है वो, और इसी से जुड़ी खबर ये भी कि करेंसी नोट लाने का ये चेंज बिल्कुल, क्या वजह हो सकती है इसकी? वो बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो जो नए नोट हैं वो लेकर आ रहा है स्टेट बैंक। उसका खास फीचर क्या है कि वो 100 रुपए का नोट है, आप देंगे 200 रुपए की चीजें मिलेंगी आपको, ये फीचर है उसका। मारिया
वो उसका एक फीचर ये भी है हम बता दें कि उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है स्टेट बैंक की तरफ से कि वो ज्यादा सिक्योर होंगे, ज्यादा सेफ्टी कोई फीचर है जो उसमें मुतारिफ नोट पे ताला बना हुआ होगा, ज्यादा सिक्योर होगा वो ताला लगा हुआ होगा उस नोट पे, लोहे के भी हो सकते हैं। लेकिन वैसे जिस तरह से हमने देखा ना कि दुनिया में इंग्लैंड वगैरह में बाकी जो करेंसियां हैं, करेंसी नोट्स हैं, वो प्लास्टिक के हो गए हैं, तो वो सेफ्टी उनकी ये भी होती है कि वो गीले हो जाएं तो उनको कुछ होता नहीं है। तो अगर पानी चानी लग गया आपकी जेब में, बारिश लग गई, गीले हो गए, तो वो सूखेंगे तो वो फिर वैसे ही हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये है कि वो ख़राब नहीं होते। वो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसा फीचर भी हो कि जिससे असली और जाली का पता चले। तो ये अब हमें वेट करना पड़ेगा स्टेट बैंक के लिए कि जब वो लाएंगे तो हम बेसिकली प्लास्टिक नोट्स है, प्लास्टिक नोट्स हैं। देखिए तो ये है भाई नोटों का मामला। और साथ ही साथ अब इंतखाबात बस करीब नोट है। कम ना हो, बस जितने भी हो ना ज्यादा नोट। अच्छा, ज्यादा नोट छापना भी इन्फ्लेशन को बढ़ाता है। जी। ये भी एक इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रूल है। लेकिन बहरहाल हम तो खैर नोटों को रिप्लेस कर रहे हैं, बिल्कुल, तो डॉलर ही छापे, क्या कर छोड़े। साथ ही साथ इंतखाबात भी करीब है और जलसे वगैरह चल रहे हैं। कोई कहता है तीर पे ठप्पा लगाओ तो हम तमाम हालात हल कर जो है वो ठीक कर देंगे। कोई कहता है शेर पे ठप्पा लगाओ, तो किस पे ठप्पा लगाना चाहिए, कौन हालात ठीक करेगा? बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाना चाहिए जी। चॉइस आपकी अपनी है। जी। आप बस ये मैसेज भी आवाम को देना बड़ा जरूरी है कि निकले जरूर, निकले। निकले जरूर, उस दिन को सोते हुए ना गुजार दे, वरना फिर अगले 5 साल भरपूर नींद कीजिएगा और गिला शिकवा फिर ना कीजिएगा, ना हमसे ना अपने नुमाइंदों से कि भाई आप हमें मदद क्यों नहीं हमारी कर रहे, हमारे लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर रहे। तो वोट देना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इंटरनेशनली खबर है नहीं, ये तो अभी तो आपने नेशनल खबर एक बताई नहीं, अहम खबर। वो कौन सी है? हो भाई, एक तो पाक ईरान ताल्लुकात जी हाँ बिल्कुल बेहतर हो गए हमारे, बेहतर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। जो बड़े अहम लोग हैं हमारे, उनकी मुलाकातें हुई हैं। कल वो पाकिस्तान आए थे। बिल्कुल, ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि हमारी जो दहशतगर्दी के मामला हैं वो अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हमने अफगानिस्तान के साथ एक फ्रंट खोला हुआ है तो फिर उसके साथ हम अपना फ्रंट ईरान के साथ नहीं खोल सकते। ईरान के साथ हमारा एक, वैसे तो अफगानिस्तान के साथ भी हमारा एक भाईचारा है, लेकिन जरा कभी कभी वो थोड़ा जज्बाती भाई होता है ना, जो हम भी हैं और वो भी हैं बाकायदा तौर पे भरपूर। तो वो बस वो चलता रहता है। खैर, लेकिन ये है कि दोनों साइड्स को, चाहे पाक ईरान हो या पाक अफगानिस्तान हो, इन ममालिक के साथ तो हमारे राब्ते बेहतर हो सकते हैं और अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो ईरान के साथ तो हमें ये जज्बा हमेशा से रहा भी है और पाकिस्तानी वैसे ओवरऑल भी ईरान के मामले में ज़्यादा केयरफुल भी रहे हैं, ड्यू टू द जो भी हमारा एथनिक एक उनका बैकग्राउंड है, जो हमारा एक अहले सुन्नत और अहले तशी वगैरह, तो वो उस मामले में भी हम और वो दोनों ही केयरफुल रहते रहे हैं। और शिफा, ये वाली बात कि क्लैश तो आते ही रहते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है, उसको टेबल टॉक पे लेकर आए, उस मामले को बैठ के हल करें। दुनिया की हर चीज़ टेबल टॉक से ही सेटल होती है। बड़ी बड़ी जंगें देखिए आखिर में होता यही है कि बड़ी बड़ी जंगें होती हैं, आखिर में सीज़ फायर होता है और सीज़ फायर के बाद हम आके बैठ जाते हैं। तो आर्मी चीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है और जनरल आसिम मुनीर ने रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई जो सालमियत है उसके एहतराम पर जोर दिया है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो इसके बाद भी जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ये तो पॉजिटिव न्यूज़ हो गई। एक और फिर न्यूज़ मज़ीद। जी हाँ, मैं तो अब इंटरनेशनल की तरफ आना चाह बड़ा रही थी। आपको इंटरनेशनल सूझ रहा है, इंडिया की क्या खबर है, इंटरनेशनल में ऐसा है कि अच्छा इंडिया इंडिया देखे मुझे ना कंपनी में मैं रह कि ना मुझे इंटरनेशनल मेरा भी जहन हो चुका है और बस मुझे होता है कि इंटरनेशनल तो पहले ही जाना है भाई नाज़रीन घूमने। सोहबत का असर, जरा एक करीब आके खड़ी हुई हैं आप भी इंटरनेशनल सोचना शुरू हो गई। वाह 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 वाह, शिफा की कंपनी बड़ी कल जबरदस्त है। से इंटरनेशनल दौरे मंसूख कर दिए हैं वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। साहब ने वफाकी वज़रा और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो जो बाहर जाते हैं इलेक्शन तक के लिए, उन्होंने क्या किया है उसको मंसूख कर दिया, मंसूख कर दिया कि नहीं जा सब सकते। टेंशन में आ जी गए। हाँ, अभी इधर ही रहो, फिर उसके बाद जिस दिन जहाँ दौरा करना हो तो बिल्कुल सरकारी दौरे अब उनके वज़ीर आज़म साहब ने खुद बड़े दौरे किए थे। वो कह रहे हैं अब बस, अब बहुत हो गए। वो कहते हैं कि काम के दौरे थे ना, मैं कौन सा घूमने फिरने गया था। ऐसा ही है ये भी। इन लोगों ने कौन सा कोई पार्टी करने जाना है, बहाना तो इनका भी यही होगा कि काम का दौरा है। खैर बहरहाल वो जो है वो हाँ इंटरनेशनल पे आ जाए, बताइए। गलत मालूमात की फहरिस्त में भारत का पहला नंबर है। क्या हुआ जी इंडिया में? जी गलत मालूमात देते हैं और इंडिया उसमें फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। अच्छा जी, हमसे मुकाबला करके देखें एक दफा, बताते हैं उसको। अच्छा आपके पास भी कोई खबर है? मैंने सुना इंटरनेशनल के हवाले से। इंटरनेशनल पहले तो बेसिकली इंडिया का बेसिकली जो मामला है कि वो हमारे पास जो पहले आया था EU डिसइंफो लैब्स वाला मामला, बिल्कुल सारी दुनिया ने देख लिया, जान लिया, मान लिया कि किस तरीके से इंडिया प्रोपेगेंडा करता है अपना और झूठा प्रोपेगेंडा करता है। दुनिया भर के सामने ये बात वाज़ेह है। और अब ये जो रिपोर्ट आई है ये किसकी तरफ से आई है? ये रिपोर्ट जी आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने भी बता दिया है कि गलत मालूमात की फहरिस्त में भारत का दुनिया में
पहला नंबर है और ये इलेक्शन से कबल ये जो है वो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये सामने आई है और इंतखाबात को बेसिकली प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने का बड़ा अहम जरिया करार दिया है। अच्छा। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समाजी खलीद मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है। अच्छा, अब एक तो ये चीज़ हो गई कि इंडिया में ये मामला है कि झूठ प्रोपेगेंडा में नंबर 1 है। दूसरी चीज़, आज बड़ा ख़ास दिन है इंडिया की तारीख के हवाले से। जी हाँ, गांधी जी के वो ये है बिल्कुल, कि गांधी के कातिल जो के क्या नाम था, नथुराम गोडसे, हाँ, नथुराम गोडसे, उसने कत्ल किया था गांधी को। गांधी को कत्ल हुए आज 76 साल हो चुके हैं और बीजेपी तो खैर उसको अपना हीरो मानती है, उस कातिल को, उस कातिल को। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो किस तरीके से इंडिया को अपनी ग्रिप में ले चुकी है। मतलब अंदाजा आप इस चीज़ का लगाएं और ये दुख की बात है। मतलब मुझे तो उन लोगों के लिए दुख होता है जो उस मुल्क में रहते हैं। आप उस मतलब गांधी कौन है बेसिकली? गांधी उस मुल्क की तो पहचान है ना। गांधी इज मतलब गांधी डंडा लेके मेरे जैसे हेयर स्टाइल बना के थोड़े कम कपड़े पहन के। मिलता जुलता आपसे काफी था वैसे वो। चश्मे भी आप दोनों लगाते हैं। दाढ़ी बस उनकी नहीं थी उस तरह से, चश्मे गोल वाले थे उनके। लेकिन मतलब गांधी इज देयर 1948 में जब उनके उनको पहचान गांधी मारा गया था। मतलब हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ ऐसी एक्सट्रीमिज्म सोच जो है वो इस वक्त नहीं पाई जाती और आगे भी इंशाल्लाह नहीं पाई जाएगी, कि हम कम से कम अपने लोगों को जो हीरोज हों हमारे, जिनको हम हीरोज मानते हैं, उनके साथ हम ये करें। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि जहाँ वहाँ पे जो रहती हैं जो दूसरी कम्युनिटीज़, उनके लिए कितना मुश्किल है कि आप इतने एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर लोग अब पाए जाते हैं। बिल्कुल, वो एक एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बन चुकी है और उस पे फिर हमें शुक्र अदा करना चाहिए कायदे आज़म का कि उन्होंने ये एक मुल्क, अलग मुल्क पाकिस्तान हमें बनाकर दिया प्लेट में रख के तश्तरी में कि लो और इसको संभालो। लेकिन हम संभालने के बजाय खाने में लगे हुए, हमने कहा तश्तरी में आया है तो शायद खाने की चीज़ होगी। तो बिल्कुल जैसे खिलाना है वैसे वैसे हम खाएंगे। बिल्कुल, तो ये है। लेकिन ये कि इंडिया के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर जो है वो, इंडिया में बहुत सी कम्युनिटीज़, जिस तरह से मारिया ने जिक्र किया कि वो तंग हैं उनकी पॉलिसी से, और खालिस्तान वाली बताते हैं पहले ना, ताकि पता चल जाए कि खालिस्तान वालों में क्या चल रहा है। उनका रेफरेंडम हो रहा है जी कनाडा में, बताएं अगर आपके पास। जी हाँ, वो कनाडा में रेफरेंडम हो रहा है और खालिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं कि उस तहरीक के खिलाफ भारत कितना ज़्यादा इस टाइम एक्टिव हो चुका है। कत्ल भी हो चुके हैं 2, और अभी कनाडा में कत्ल हुए, लेकिन कनाडा चुप हो गया। वहाँ के लोगों को थ्रेट्स भी मिल रहे हैं अभी भी। बिल्कुल। और कनाडा कैसा चुप हुआ? शुरू में तो जस्टिन ट्रूडो बड़ा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। हमें लगा था कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई बोला है तो कुछ ना कुछ अब तो कोई लेगा स्टेप, लेकिन अफसोस के नहीं लिया। तो अब वहाँ पर रेफरेंडम होगा एक मरतबा, फिर जो सिख कम्युनिटी है वो बताएगी कि हमें भारत के साथ नहीं रहना है। बिल्कुल। अब वो रेफरेंडम जाहिर है उसका कोई इंटरनेशनल इम्पैक्ट ये तो नहीं होता कि भाई ठीक है इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी कि भाई आप अलग कर दें खालिस्तान को, लेकिन दुनिया तक ये मैसेज जरूर चला जाएगा कि इंडिया में सिखों के साथ क्या हो रहा है और सिखों के जज्बात क्या है। बिल्कुल। और वो उनको ये भी पता चलेगा कि भाई सिख क्यों और किस हद तक, कितनी बड़े तादाद में सिख जो हैं वो एक अपनी रियासत चाहते हैं। तो ये भी उनको नंबर, वो एक क्वालिटी होती है और एक क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी का भी तयन इससे पता चल जाएगा कि भाई कितने वोट्स थे और कितना रेफरेंडम में लोगों ने वोट डाला, और वो सारा मामला जो है वो आएगा दुनिया में। होते हैं उसमें बड़ी तादाद हमें नजर आई है लोगों की, और लोगों ने इसको रिकग्नाइज किया, इसको माना है कि हाँ लोग हैं वहाँ पे जो कि चाहते हैं कि हमें एक अलग खालिस्तान दिया जाए। बिल्कुल। अच्छा, अगली एक और खबर जो अहम, जो आपकी बड़ी पक्की दोस्त है वो लड़की नहीं, मैं आज उस दोस्त की, अपनी दोस्त की दोस्ती जो है मैं मारिया से कराऊंगी। मारिया से मैं कराऊंगी, जो केट मिडल्टन है। नाजरीन, आप सब जानते हैं उनको, हम सब वाकिफ है केट मिडल्टन कौन है। केट मिडल्टन की खबर जो है वो अगली है। प्रिंस की बीवी। जी वो उनकी चार्ल्स की बहू, एलिजाबेथ की ग्रैंड बहू, तो उनके हवाले से खबर है। और वो खबर हमारे पास जो है वो ये है कि मेरे कागज किधर गए, जरा मैं कागज, ताकि डिटेल में पूरी दे दूं। कागजात इधर उधर हो जाते हैं, कागज इधर उधर हो जाते हैं, मामलात। हाँ बिल्कुल। तो केट की जो हमारे पास खबर, बीमार चल रही थी, उसका ऑपरेशन हुआ है। और वैसे तो वहाँ पे रॉयल फैमिली के काफी लोग जो है आजकल अस्पतालों में है। केट भी अस्पताल में है, चार्ल्स जो है उनके बादशाह, वो भी मसला क्या है? डेंगू हुआ है क्या उधर? कोई बादशाह को तो प्रोस्टेट का मसला था और वो उसका इलाज कराते कराते जो है वो अस्पताल तक पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो ऑपरेशन हुआ है भाई, हाँ तो जी, केट मिडल्टन को हम क्या कहते हैं, वो गेट वेल सून कहते हैं। नजर लग गई होगी हम लोग, क्योंकि नजर लग गई है तो इसलिए नजर तो लगती है, बिल्कुल नजर उनको लग गई होगी। वो प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन सर्जरी के बाद वो घर पहुंच गई हैं और उनकी बेसिकली पेट की सर्जरी थी,
और 16 जनवरी को वो अस्पताल में दाखिल हुई थी। बिल्कुल। और अब तबीयत उनकी बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है और अब वो तेजी से सेहतियाब हो रही हैं। तो मारिया, आप भी अपनी बेस्ट विशेष दे दें मेरी जी सहेली जी, अल्लाह आपको बहुत सेहत दे। यही बाद में कहेंगे। आपने जाना है, उसने फिर कहना कहा है था ना, को। घुमाएगी जाना ना, है मेरे। बिल्कुल घुमाएगी वो आपको। जी, मैं जी। उसको बता दूंगी कि तो मेरी हम तो सहेली यही आ रही चाहते है हैं इधर। कि केट हाँ, मिडलटन उसको एक घुमाओ। रोल मॉडल है, उनको लोग बड़ा फॉलो करते हैं, लड़कियां उनको बहुत फॉलो करती हैं, उनके स्टाइल को, स्टाइल सबको। को, तो बिल्कुल। लड़कियों का और वो मसला यही किसको है। फॉलो करती हैं? वो लड़कियां किसको केट फॉलो करती मिडलटन हैं? को फॉलो कर रही हैं। नहीं अवैस, लेकिन ये भी एक सवाल है कि केट किसको फॉलो करती है? हमें नहीं फॉलो कर रही भाई। डायना को फॉलो करती हैं, वो अपनी सास को फॉलो करती हैं। और डायना के अक्सर जो मलबूसात हैं वो केट से जो है अक्सर बड़े मिलते और जुलते एक हैं अच्छी स्टाइल चीज में। अगर किसी की कैरी कर ले तो उसमें कोई हर्ज मुझे नहीं तो है। वही अच्छा, इनकी टोपियां अच्छी लगती हैं। वो अवैस, नहीं आप होता इसमें। शामिल गुफ्तगू हम नहीं, मैं और तो ये तो सोच रहा टोपियों हूँ पे कि चले वो गए। केट मिडलटन जो है, आप कह रही हैं कि डायना की जैसे कपड़े पहनती हैं, तो वो नहीं होता इनमें कि ये सास जो है वो देती है अपना जोड़ा, बेटा ये लो, ये मेरी अम्मा ने वक्त मुझे ही दिया नहीं था, आ अपना पाया ये ना, तुम्हें ऐसा दे रही मौका हैं। नहीं इनका मिल अवैस पाया। ज्वेलरी का होता है। इनका ज्वेलरी का होता है। इन्होंने अच्छा। डायना के बड़े ऐसे जो हेड पीसेज हैं या जो नेकलेसेस हैं वो पहने हैं। अक्सर लोग तो अच्छा। इनकी रिंग्स, जाहिर है इनके पे तो सारा पापराजी लगा होता है इनके पीछे, तो वो तो इतना जूम इन करके तस्वीर खींचते हैं तो वो लोगों को नजर आ रहा होता है। लोग अक्सर फैशन मैगजीन्स में आप देखें तो लिखा होता है कि केट इज वेयरिंग डायनाज रिंग या केट इज वेयरिंग डायनाज नेकलेस, तो वो फॉलो ही सिर्फ तो नहीं कर दूसरे रही। भाई की बीवी लड़ती नहीं है कि मुझे न दिया तुमने? दूसरे तो भाई ही आंख हो गया ना, तकरीबन आप उसको कह लें कि आंख ही हो गया वो तो बेचारा। बेचारे ने खुद साख्ता आंख ही कर ली अपनी। तो ये सिलसिला उसके साथ हुआ है। झंझट में आई नहीं कि ये वाली लड़ाइयाँ, उन्होंने पहले खुद को अलग कर लिया। वैसे ये तो पता चल गया कि भाई ये सास बहू देवर जेठ और देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ हमसे बियॉन्ड है, पाकिस्तान से बियॉन्ड है भाई। चले, लेकिन ये कि बेसिकली शिफा देखें, वो तो तोहफे देते रहते हैं, जो भी मतलब मामलात उनके होते हैं, शादी हुई तोहफा दे दिया, डायना का तोहफा दे दिया, आज चूंकि मुझे आपकी क्या? सालगिरह हाँ, है, मैं मुझे आपको क्या? तोहफा, अरे मैं हूँ तोहफा दूंगा आपको। अच्छा। तोहफा दूंगा आपको, बेहतरीन तरीके का तोहफा है जी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज शिप, वाह, टाइटैनिक से बड़ी क्रूज शिप, वो क्रूज के लिए निकल पड़ी है। उसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। जी जी। आप क्या समझी, मैं टिकट दूंगा उसका आपको? मुझे लगा मैं शिप दे रहे हैं वैस टिकट क्या होगा? अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए, मैं एक गरीब आदमी हूँ। और क्या, मैं वैसे मैं वीडियो आपके दिखा स्टेटस सकता के हिसाब से बात करूंगी भाई, मैं आपके स्टेटस के हिसाब से सोचूंगी। इन्होंने आपके बर्थडे का तोहफा दे दिया आपको, वीडियो देख। वीडियो देखें और क्या, खुश रहें भाई। लेकिन कितनी ये बड़ी है वैसे। जी जी, टाइटैनिक से भी तवील ये बहरी जहाज़ है और मियामी से ये निकल पड़ा है। और जो इसका पहला यूं कह लीजिए सफ़र है इसका, वहाँ पे ये निकल पड़ा है और $2 अरब से ये तैयार हुआ है जी। 10,000 बंदे बैठ सकते हैं इसमें, 10,000 बैठे और निकल पड़ा। स्विमिंग पूल है इसमें, 6 वाटर स्लाइडर्स हैं, शॉपिंग एरिया वगैरह सारा कुछ होगा इसमें। शिप पे जाके कौन शॉपिंग करेगा? कैसी करते हैं वैसे करते ये हैं, वहाँ पे बड़े लोग एक्टिविटी। हैं। देखिए अब एक हफ्ते के लिए आप क्रूज शिप पे हैं, आपने उसका हर हिस्सा कोना नुक जो है वो देखना है ना, तो आप हर जगह जाते हैं फिर उसमें। आप कहते हैं शॉपिंग भी करो। एक्टिविटीज बड़ी है उसमें भाई, यार। बच्चों के लिए और सारा कुछ सिलसिला। चले, ये तोहफा आपको पसंद नहीं आया? आया पसंद बहुत आया। वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, बिल्कुल बिल्कुल एक और जबरदस्त। तोहफा देता हूँ आपको, मैं एक और तोहफा देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इलॉन मस्क अपना इलॉन, बिल्कुल बिल्कुल उसकी कंपनी है न्यूरालिंक, एक्स वाले, उन्होंने दिमाग में चिप लगाना शुरू कर दी है कि ताकि दिमागी मसाइल किसी के हैं तो वो सही हो जाए। वो चिप मैं दे सकता हूँ आपको। वैसे यहाँ पाकिस्तानी बड़े नहीं, लोगों को उसकी जरूरत है जरूरत यहाँ पे। पाकिस्तानी बड़े लोगों को जरूरत है इसकी, ये चिप की। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोगों को जरूरत जी है, जी। कभी कभी तो इलेक्शन में लगता है कि एंकरों को जरूरत है बहुत सारे चिपों की। बड़े चिप चाहिए, अच्छा तो वो ये हम लगवा स्पेसिफिक नहीं करते कि ऐसी किस-किस चिप को। हो जिससे एंकर चुप हो जाए, ऐसी कोई चिप होनी तो चाहिए। फिर हम काम कैसे करेंगे, हम चुप हो गए तो। हमें तो वैसे चुप करने की इलॉन ने तो खैर उस कोशिश को नाकाम बनाने में थोड़ा अपना किरदार अदा किया है। जो रोबोट्स आए हैं, एआई के जो एंकर, एआई एंकर जो आए हैं, वैसे आपको अगर पता चले मारिया कि कोई एआई एंकर आया है कल और मारिया से बस कहा गया है कि मारिया अब योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, वी हैव एन एआई मारिया। प्लीज ध्यान में ना डालें, फिर चिप लगानी पड़ेगी। सालगिरह के दिन कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें करनी है? नहीं मैं तो वैसे उनसे वो थोड़ा सा सुनगुन ले रही थी थोड़ी सी, लेकिन खैर ये हमारा तो बेसिकली फिलहाल हुआ ये सिलसिला हो गया। कि उसने वो चिप्स जो है उसका पहला जो है वो तजर्बा हो गया है, कामयाब था। बंदे की दिमाग में वो चिप लग चुकी है। और बेसिकली उस चिप का मकसद क्या है कि उससे जो इंसान की दिमागी बीमारियां होती हैं वो दुरुस्त हो सके, वो सही हो सके। और अगर आपका जहन काम करता है लेकिन आप अपने ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो अपनी थॉट्स से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये उस चिप का मकसद है ये, और इसका पहला तजर्बा जो है वो कामयाब हो गया है। तो अब आप लोग देख लें कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। एक वो डायरेक्शन है और एक हमारी डायरेक्शन है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है? इंतखाबात की डायरेक्शन में, लेकिन उससे पहले हम इंतखाबात से पहले आपको ब्रेक की तरफ लेके जाएंगे। इंतखाबात तो अपने वक्त पे आएंगे नाजरीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी, दिस इज इलेक्शन मॉर्निंग्स। मैं हूं वैस मंगलवाला और यह है शिफा यूसुफजई और दो मजीद लोग, दो हमारे खास मेहमान, हमारे खूबसूरत मेहमान इस वक्त हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे और हमें इत्तला मिली है कि वो आ चुके हैं, बल्कि तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल, इनके बारे में हम थोड़ा सा तारुफ इनका कराते चलें कि इनका तारुफ होगा या तारीफ होगी? तारीफ होगी एक्चुअली। और आपने इनको टीवी स्क्रीन पर देखा है, इन दोनों के प्रोग्राम्स को आपने बड़ा पसंद किया है। दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, आ जाएं और दोनों की अपनी अपनी एरियाज हैं, एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। जनाब सैयद कुतुब साहब, सर प्लीज आइए। जनाब कैसे? प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो हमने वो वाली सेटिंग कर ली, बेंचेस पे स्कूल की तरह, जिस तरह खवातीन अलग बैठती थी, ये अलग किया बैठ रहे थे। आपने किया ये हो गई ओके। चल। आज सालगिरह किसकी? जी आज बर्थडे मेरी ये है। भाई मेरी पैदा हुआ। मैं- हैप्पी मैं- बर्थडे। आप थैंक सोचे यू, थैंक यू। किस कदर मौजज़ा या एब्सोल्यूट मौजा। पैदा हुई। ये हैरत वाला मुआवजा है या खुशी वाला मुआवजा है? नहीं, खुशी वाला खुशी मौजज़ा है वाला जी। मेरी तो देखें ये पार्टनर इन क्राइम है, तो इसीलिए बिल्कुल। मेरे लिए तो खुशी की बात है। अक्सर ये होता है, कभी कभी और अक्सर ये होता है कि हम कुछ हो जाती है गड़बड़, तो फिर मैं अवैस को कहती हूँ अवैस जरा ये हो गया, या अवैस ये बता देता है कि यार ये हो गया जरा, तो संभाल ले। शिफा तो फिर मैं कहती हूँ मसला ही कोई नहीं है, हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो वो क्राइम हमारा चल रहा है। जुनैरा अजहर नाजरीन और बिलाल कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सो हाउ डज इट फील वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आप लोगों का तो शाम का प्रोग्राम, सर आपका तो फिर खैर सुबह का है, लेकिन ये तो सहाफ़ी लोग तो बिल्कुल ही शाम और आपको रात पता है आपके प्रोग्राम में आने में मुझे 2 साल लगे हैं। कब से प्लान हो रहा था, लेकिन मॉर्निंग टाइम इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। इज अ बिट डिफिकल्ट, बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले लेकिन तो हम मॉर्निंग शो ने चाहें- एक लोगों को बड़ी आदत मीडिया में डाली हुई है कि यू कैन गो देयर एज अ गेस्ट और समवेयर, तो यू आर वेरी फेमिलियर विद कि आपको सुबह अर्ली जाना है, टाइम पे जाना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी अचंभे तो वाली देखिए बात हमारे है तो नहीं। प्रोग्राम का स्लोगन ही यही है, हम दुनिया को बताना ये चाह रहे हैं कि सुबह जानदार तो लाइफ शानदार। तो सुना है सुबह दुनिया ने जानदार तो लाइफ शानदार सुन रही है, अगर ऐसा आप सुना है, सुबह मेरा ख्याल है। जानदार होगी तो आप और भी कोई नहीं सुन रहा, मैंने भी सुन लिया। हाँ, जुनैरा देखिए, पूछ दो रही है, खवातीन अलग बैठी ना, उन्होंने अलग अपनी नहीं, आप बातचीत सुन ही नहीं शुरू रहे कर दी। हमारी बात। वो पूछ रही है आपसे। खवातीन की तो सुननी पड़ती आप है, ही की लेकिन तो इस बात सुनते में हैं। दबाना है। आप ही की तो सुनते हैं। बताइए, जुनैरा पूछ रही है, सुना है लोगों ने आपका ये दुनिया ने स्लोगन? सुना है ये फिर? जो हम दुनिया को सुना रहे हैं, हमने सुना है सुनाना उन्होंने? शुरू किया है। अच्छा। और बार बार सुना रहे हैं। तो मैंने खैर जुनैरा को बताया कि लाहौर कराची में कोई नहीं सुन रहा। इस्लामाबाद में शायद थोड़े से लोग सुन जाएंगे हमारी बात। नहीं, लेकिन हमने दुनिया को बताना है कि जी सुबह जानदार तो लाइफ शानदार, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त दुनिया का बेहतरीन। मुझे तो कराची से हमारी एक बहुत पुरानी जानने वाली है तबिंदा आपा, जो कि नात के अंदर बड़ा उनका नाम है। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल, तबिंदा, मुझे कल तबिंदा आपा का फ़ोन आया, उन्होंने तो मुझे कल पूरा ब्रीफ आउट दिया कि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ आप लोगों को, और आप लोगों में ये अच्छाइयाँ हैं और ये बुराइयाँ हैं। ऐसा ही है। हाँ, ये उन्होंने अल्फाज की गलतियाँ निकाली कि जनाब ये दुरुस्त करवाइए, तो उसका मतलब पीपल आर रियली वॉचिंग। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कल कुछ मैसेजेस हमें भी आए जिसमें लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये चीज़ तुम लोगों ने बदली, ये ऐसा अच्छा लगा, ये चीज़ अगर ऐसे करो तो ज़्यादा शायद अच्छा लगे। तो वो लोगों ट्राई की एंड एक एरर ऑब्जर्वेशन है, वो जरूरी है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा, क्योंकि हमारा तो खैर प्रोग्राम है, इस वक्त लेकिन जुनैरा आप को ऐसे लोगों कोई के मैसेजेस प्रोग्राम नहीं का रिसीव भी हुए, क्योंकि जरा ये बताएं सिर्फ हमें अभी- कि, और हमारी व्यूअर्स को भी, कि आप लोगों के प्रोग्राम में वो क्या देखेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन होगी। जुनैरा, एक तो तज्जिए देखेंगे, सही है। ऑफ कोर्स, वो तो उसके बगैर तो हम नामुकम्मल तजिए हैं। सुनेंगे। सुनेंगे। हाँ। तज्जिए सुनेंगे, आपको देखेंगे। जो कहें। एक ही बात है, हाँ। मेरा ही तज्जिया होगा। और वी आर प्लानिंग समथिंग वो जो मैं अनाउंस नहीं करना चाह रही यहाँ पे। Okay. वो It's बड़ा a surprise सरप्राइज है, है, ठीक है, वो बड़ा सरप्राइज है, वी डू नो दैट, लेकिन वो सरप्राइज ठीक है, आपने हमें मना कर ठीक। ये कितना स्ट्रेसफुल बात होती है कि तजिया जब देना है तो तजिया निगार के ऊपर भी एक बड़ा पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर होता है कि उसने कोई नई बात कहनी है। हालांकि उसी सारे माहौल में से जब वो डायग्नोज कर रहा होता तो शायद वही बात निकले जो कि सब कह रहे होंगे। एक प्रेशर तो बिल्ड होता है। हमेशा होता है, और प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं समझते कि अगर प्रॉब्लम्स वही चली आ रही हैं तो जो तज्जिया हमेशा तो से बातें हैं, वही होंगी, तो बिल्कुल। तज्जिया कैसे चेंज होगा? Exactly, You know, ऐसे ही। हम तो हैमर एक किए तरह जा से रहे चेंज हो हैं। सकता है, थोड़ा सा ज्यादा सच बोलना शुरू कर दें। ये बड़ा मुश्किल काम है सर, ये तो आग पे चलना आसान है। थोड़ा सा सच बोल दें, लेकिन तज्जियों में सर एक और चैलेंज क्योंकि मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को, सब तज्जिया निगारों को, सब जर्नलिस्ट को एक्चुअली हकीकत का पता है, लेकिन बिल्कुल। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई सच बोलेगा। हिम्मत काफी नहीं होती असल में ना, हिम्मत काफी नहीं होती। डर लगता है, खौफ डर भी आता नहीं है। लगता। एक एनवायरनमेंट में आपको हमेशा अपनी स्पेस मेंटेन करनी होती है। ये नहीं हो सकता कि आप प्रेशर में या बिल्कुल चुप हो जाएं या बिल्कुल कन्फ्रंट कर जाएं। दोनों चीज़ें गलत हैं। सही है। जब प्रॉब्लम है तो यू हैव टू सस्टेन
till the situation is ideal. सर वो सच बोलने पर ना कभी कभी सच सुझा भी दिया जाता है, ऐसी मार पड़ती है ना वो सच सूझ जाता है। हाँ, तो वो स्पेस ही जाती है जो पंजाबी तो नहीं समझ आती आती है, बिल्कुल आती है पंजाबी, बिल्कुल। वो एक गांव में ना एक चौधरी था, तो उसकी बेटी से एक मरासी के बेटे को इश्क हो गया। अच्छा, मरासी का बेटा कहीं से ना गलती से पढ़ के आ गया ऑक्सफोर्ड वगैरह से, तो उसने सोचा मेरा हक है, मैं ब्याह कर सकना, कुड़ी ठीक है, मैं ब्याह कर लेना। उसने जब प्रपोजल भेजा ना तो चौधरी ने उसको जेल करा दिया, उसको थाने भिजवा दिया, उसमें 2 बकरियां डाल दी, उस पर एक भैंस खोलने की डाल दी, वो अंदर चला गया बेचारा। उन्हें क्या हुन ते चलो ठीक है, अपनी कुड़ी का ब्याह करा। सही है। हुन जो तो ब्याह करन चलिया तो सारा पिंड चौधरी के खिलाफ हो गया कि उन तू अंदर क्यों वाड़िया। उसने सारे गांव को भी जेल करा दिया। सारे गांव को जेल कराने के बाद एक बदबूदार गधा लेकर वो उनके अंदर छोड़ दिया। सही है। सारे तजिया नकार आए, ए जनाबी आली चौधरी साहब दसो ए खोता क्यों पाया विच? वो कहंदा खोते हुए देखो मैं बंदे एडे एडे पाए तन वो नहीं नजर आ रहे, हमें एक खोता नजर आ रहा है। इस वक्त हमारा जो असर है ना वो हमें एक गधा नजर आ रहा है, हमें वो जो सारी पब्लिक का ओपिनियन है ना वो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। सर असल में हम जो है वो हमारी मिसाल ऐसी है कि वो कुएं में से हम पानी निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो जो असल कुएं का मसला है उसको नहीं निकालना, तो ये मामला है, ये मजबूरियां है। सही है। बहरहाल लेकिन एक चीज और भी होती है। हाँ बताएं आपके माइंड में कोई पॉइंट आया वैसे? मैं तो पॉइंट सिर्फ ये आया है कि हम इतने पॉइंट स्कोरिंग ना करें कि हमारी स्कोरिंग हो जाए, तो हम कि आपका स्कोर खराब हो जाए, स्कोर कार्ड खराब हो जाए। ए ग्रेड मेंटेन करना नाजरीन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जरूरत होती है। वैसे बिलाल साहब आपका कितना ए ग्रेड आता था? आई एम ऑलवेज अ टॉपर। वाह वाह वाह, थोड़ा मैं करीब होके बैठ जाऊं। मुझे नहीं याद कभी कि मैंने स्कूल के अलावा कभी फीस दी हो। आई हैव ऑलवेज बीन ऑन अ स्कॉलरशिप। उसकी वजह ये नहीं कि मैं काबिल था, तो फिर क्या वजह है सर? उसकी वजह ये थी कि मुझे ये पता था कि मैं अपनी गुर्बत की वजह से पैसे दे नहीं सकूंगा। तो मेहनत मोटिवेशन थी, ये मोटिवेशन थी। ये मोटिवेशन ने काबिलियत को जन्म दिया। और ऑप्शन ही कोई नहीं। बिल्कुल, आप टॉपर बनेंगे, आप स्कॉलरशिप फेडरल गवर्नमेंट की लेंगे, तो in university, UET, NCA, I've always been on a scholarship. Even when I went to Boston for studies, I was on a scholarship. अरे वाह, क्या दे ही नहीं सकते पैसे, तो और ऑप्शन है क्या? यस। अब अल्लाह ने पर्दा रखा होता है कि अल्लाह कहता है चलो ये काबिल बच्चे हैं, तो इंसान खुद भी खामोश रहता है कि चलो लोगों पे यही एक इमेज रहे, ठीक है। लेकिन इंसान को जो चीज़ सिखाती है ना वो बुनियादी तौर पे इंसान की गुर्बत और भूख है। हाँ, जिसने गुर्बत और भूख नहीं देखी, तन्हाई नहीं देखी, वो तो एक शेर नहीं कह सकता जिंदगी में। ऐसा ही है। ख्याल आना तो बड़ी दूर की बात है। सर वही बात है ना कि अगर मिसाल के तौर पर हम एक आम इंसान की मिसाल लें, या मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास चॉइसेस क्या हैं। चॉइसेस ये हैं कि या तो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ, अगर मैं वो होता तो फिर तो मैं शायद ज़्यादा चांस होता, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरे पास ऑप्शन सिर्फ मेहनत का ही बचता है और ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, वही ऑप्शन है मिडिल क्लास के पास, और उसी ऑप्शन से आपने कामयाबी की तरफ जाना है। बेशक आप भी मेहनत करके आगे आएंगे। नहीं पर्चियां लिख ले। कैसा सवाल की इनको डाउट है ज़ुलेरा, आपको उस तरफ से ऐसे सवाल आएंगे, इनको डाउट है। देर में दस इतना लोडेड सवाल, इतना बायस्ड सवाल, कमाल है। लफ्ज़ पर्ची भी आजकल बड़ा डाउटफुल है, उसको भी एहतियात से इस्तेमाल इसकी करें। वजह है, उसकी वजह है, देखें उसकी वजह है। मुझ जैसे हेयर स्टाइल के लोग जो है ना, उनके बारे में कहा जाता है कि ये अमीर लोग होते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा है नहीं। इस केस ठीक में है? मेरे केस में तो केस ऐसा में। नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं। ओके, ठीक है, आपके जैसे हेयर स्टाइल वाले लोग हैं ना, वो मैंने देखा है अक्सर अमीर होते हैं। ये ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मैंने देखा है। इसको दुआ दे दे दो, अच्छी बात है, अच्छी बात है, और क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात चले है। जो आप आपने सही कहा। समझते रहे। अच्छा, मैंने लर्न किया है लेटली कि आपको कोई करेक्ट करने की हर वक्त जरूरत नहीं होती लोगों सही है, को। जो है सही है। जैसा है बिल्कुल। अच्छा, हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आते हैं इसकी पर बात अगर वो करते हैं। अपने हेयर स्टाइल को अपना हेयर स्टाइल कह सकता है तो आपके भी हेयर स्टाइल कह और सकता क्या। चलो भाई नाजरीन, एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है। इलेक्शन मॉर्निंग्स का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं। एक वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। स्टे विद अस। इंपॉर्टेंट जो मुझे लगी है वो है कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो FIA की कार्रवाई है, अगर इस पर आपको बताओ कि रियासती इदारों के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है उसके अंदर बताया जा रहा है 65 जो अफराद उनमें तो 47 सहाफ़ी यूट्यूबर्स हैं, तो अब उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ जो इसके अंदर बड़ी पॉजिटिव बात थी ना, वो थी काजी फाइज़ ईसा साहब की। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बात की कि हम पर तनकीद करेंगे तो हमारी इस्लाह होगी। दिस इज़ वेरी
जिसको आप कहते हैं ना ब्लंट एंड अ वेरी ओपन स्टेटमेंट, अ वेरी पॉजिटिव और स्टेटमेंट। कल तो बाकायदा एक्शन भी उन्होंने दे दिया ना, उन्होंने कहा कि भाई फिलहाल इसके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाए। तो ये बहुत पॉजिटिव बात। बड़ी मेरे ख्याल में सहाफ़ियों के लिए एक बड़ी मुस्बत बात ये होनी चाहिए कि ठीक है वो तनकीद करें, लेकिन अल्फाज का चुनाव और अल्फाज का अदायगी जो है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। यही सहाफ़त है। अगर वो चुनाव नहीं कर सकते और अंदाज नहीं अपना सकते तो फिर मेरे ख्याल में सहाफ़त की कमज़ोरी है ये। सहाफत और शरारत में क्या फ़र्क है? ज़्यादा फर्क नहीं है। सहाफ़त ही शरारत है। सहाफत ही शरारत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए, रिपोर्टिंग समथिंग विद फैक्ट्स एंड विद लेकिन फैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अ पर्सपेक्टिव। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, कोर्ट रिपोर्टिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जैक्टली कोट किया है जज ने क्या कहा है, आपने रिमार्क्स, आपने रिमार्क्स के प्रीटेक्स्ट को भी निकाल दिया और जो बाद में कहा है वो भी निकाल दिया, बीच में से एक जुमला उठा लिया। दिस इज रॉन्ग। कॉन्टेक्स्ट के साथ कंप्लीट पिक्चर इसमें एक एज और देना चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए वो चाइनीज विस्पर खेला करते थे ना बचपन में, कोर्ट में जो जज ने बात की है वो कोर्ट के अंदर 17वें कमरे के अंदर बैठी हुई की है। वहां से बात सुनने के बाद वो सारे लोगों से बात करता हुआ बाहर आया, माइक के सामने उसने बात की है, उसकी अपनी चाइनीज विस्पर उसमें शामिल होगी। इसका मार्जिन देना चाहिए एक जर्नलिस्ट को कि वो अपनी जुबान से काम कर रहा है, अपनी जुबान से बात कर रहा है, वो जज की जुबान नहीं बोल रहा। अच्छा, दैट्स वेयर यू सेपरेट न्यूज़ फ्रॉम एनालिसिस। एनालिसिस अलग होता है, बिल्कुल। Exactly. ये कलम यहाँ पर पड़ा हुआ है, डिलिबरेट गलती को अलग करना चाहिए। अब ये कलम बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है, क्या रखने वाले है ने और रखा क्या है, किया है, तो ये इस कलम से फलाने ने साइन किया वो डॉक्यूमेंट। देखिए ना, तोड़ इसके ऊपर ओपिनियन ये हो सकता है कि आपने कहा ये कलम है, मैं कहूंगा ये कलम तो इंक वाला होता है, ये तो बॉल पेन है। तो ये ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। इट इज द वे वी आर वाचिंग द फैक्ट, दिस इज एनालिसिस। ये चीजें फर्क हो सकती हैं और इनको मेरे ख्याल में टॉलरेट करने के लिए हमारे अहकाम जो मुहकम लोग हैं ज्यादा, उनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। हम भी अभी टीदिंग में हैं। ये क्या हमें 10, 12, 15 साल हुए हैं यहाँ पे। कहाँ सब्र, कहाँ से आए सब्र, कहाँ से? उस सब्र का जगह हमने ही पे तो सिखाया है लोगों को। हाँ। सबसे पहले हमने आपको ये बताया है। सबसे Breaking, पहले, और breaking, अगले सबसे तहलका पहले से खेज। फर्क होता है 10 सेकंड का। तहलका खेज, तहलका खेज, बिल्कुल, बिल्कुल, इंकशाफ। हाँ। अच्छा, लेकिन ये बताइए ज़ुनैरा, मैं जिस एक फैक्ट सवाल। की तरफ इशारा हाँ। कर रहा हूं, अक्सर औकात फैक्ट्स बदल भी जाते हैं। वो बोतल पानी वाले दम वाले पानी की बोतल भी बन जाती है। तो ये कैसे फैक्ट को आप जस्टिफाई करें? शहद वाली भी बन सकती है। शहद वाली भी बन जाती थी। अच्छा, ये कमाल बात है कि बोतल जब भी बनती है रूहानी बनती है। रूहानी है। बोतल कॉमन है। ये कमाल बात है। पानी वाली बोतल कभी रूहानी बोतल बनती है। ये वाकई सही कमाल बात बात है। और बोतल का बड़ा रोल है न्यूज़ में, जी जी बिल्कुल। आती रहती है वक्तन वक्तन। अक्सर औकात हर थोड़े अरसे के बाद बोतल से हवाले से कोई जरूर न्यूज़ आती है ऐसा और ही फिर लोग कहते हैं कि ये देखो भाई, अब तो खैर वो उन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जहाँ जहाँ पर उनको वो लेकिन दैट्स अ ट्रेजेडी। मैंने वो वीडियो देखा 2-3 दिन पहले मैं उसको शेयर करने लगा, फिर मैंने शेयर इसलिए नहीं की कि हमारे मुल्क के लेजेंड है। बिल्कुल है, ये तो हमारा है, एक म्यूजिक बहुत के बड़ा हवाले से नाम legend है, बिल्कुल। हमारा फेस है। अगर हमारे फेसेस जो हैं वो केयरफुल नहीं है तो फिर ये बड़ी एक बदअखलाकी की बात अच्छा, है। लोगों की मैंने उस पर तनकीद भी सुनी, कुछ लोग भी बिल्कुल ही आउट ऑफ लाइन हो गए। मतलब ठीक है, उन्होंने बहुत गलत काम किया, लेकिन देखें अगले को वही आपकी वाली बात की तनकीद करना या अगले को बता देना कि सर आपसे लिहाज हमारी से ये करें। एक्सपेक्टेशन नहीं थी, काइंडली थोड़ा सा केयरफुल, देखो थोड़ा ना, सा हम एहसास अगले दूसरे का। इंसान काइंडली वाइंडली क्या होता है वो? मतलब आई एम सॉरी, आई हैव टू डिसएग्री हियर। करें आप एनालिस्ट हैं। शुक्र है शुरू हुई बात। जो Let's उन्होंने disagree. नहीं, जो उन्होंने किया हाँ, वो तो वो किसी किसी को भी और तरह acceptable जस्टिफाई नहीं नहीं हो है। सकता, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं हो acceptable सकता। नहीं जिस है, तरह किसी भी वजह से किसी ने डोमेस्टिक वायलेंस अगर की है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जो हुआ है वो हुआ है। हाँ, नहीं That's गलत how तो it is. मैं बहुत उसको गलत गलत बिल्कुल कह रही हूँ, लेकिन लोगों ने फिर उनके ऊपर भी ना, उनकी फैमिली पे भी कमेंट्स किए हुए हैं। family That is बहुत wrong. बड़ा That is wrong. मुझे लगता है वी आर अ सोसाइटी जो कि फिल्ड विद हेट्रेड है। हम इंतजार कर रहे होते हैं कि हमें कहीं से ओपनिंग मिले और अपनी नफरतों का इजहार जो है ना वो करना शुरू कर दें कहीं से भी। अब आपने एक शख्स को एक गलती करते हुए देखा है, मेरे ख्याल में वो दरगुजर भी हो सकता है, वो माफ भी हो सकता है। गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन वो दरगुजर और माफ हो सकती है। इस माशरे में मजमूई तौर पे ना दरगुजर है ना माफी है। लेकिन सर मसला क्या हुआ? सर, कभी-कभी तो हम ऐसों को माफ कर देते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया। नहीं, थोड़े वो से आपको बात समझ करेंगे। नहीं आता, बाकी सबको समझ में आ रहा होता है कि वो माफी क्यों हुई। इस माफी का बस अब नाम मैं इधर ही रुक जाऊंगी। वो फिर माफी इससे नहीं होती। वो मशरूत गैर मशरूत हर किस्म की जो माफियाँ होती हैं वो माफियाँ हो जाती सर है। वो होता है लेकिन ना क्या, वो उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह। हाँ। तो यहाँ पर उज़्र देना भी एक मसला था। ठीक है, अगर आप गलती करते हैं, उसकी accept करें। कंट्रीब्यूशन देखें ना, उसने हमारा नाम बनाया, उसने ऑक्सफोर्ड में जाके जी, परफॉर्म जी। किया है, उसने 100% बहुत दुनिया ज्यादा उसकी कंट्रीब्यूशन है। ही हैज मेड अ मिस्टेक एंड दैट इज शेमफुल। यस हाँ, बिल्कुल। दैट इज ऑल। अच्छा, होता ये है कि अब उनकी ये एक हरकत जो है ना, याद वो रह सारी जाएगी। उम्र उनके साथ चलेगी।
और लोग उन्हें याद दिलाते रहेंगे, तो वो जो एक रिपेट्रिएशन या वो ठीक भी करना चाह रहे होंगे, मूव ऑन करना चाह रहे होंगे, सोसाइटी उसका चांस ही नहीं देती। लेकिन ये है कि अगर आप मूव ऑन करने पर राजी हो तो और लोगों को नजर आए कि हाँ ये शख्स मूव ऑन कर गया है, बिहेवियर नजर आना चाहिए, तो लोग आपको नजर आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि आप एक ही गलती बार बार किया जाए, वो जस्टिफाइड नहीं है। कुछ ट्रेंड्स चल रहे हैं ट्विटर पर, अगर उसकी तरफ हम गुफ्तगू को ले जाएं, ट्रेंड्स की तरफ भी हम जाएंगे। और ट्रेंड जी आज जो हमारे पास पहला ट्रेंड है, वो ट्रेंड जो ट्वीट हो रहा है और उस पर बड़े लोगों का एक इजहार राय भी आ रहा है सामने, बड़ा गुस्सा भी लोग कर रहे हैं उस पर, वो है वजाहत #वजाहत_ट्रेटर। वजाहत ट्रेटर हो रहा है भाई, ये वजाहत सईद आपको खान पता चला साहब सर ये क्या हुआ? बताते हैं हुआ आपको कुछ भाई। यूं। आप इस पे एनालिसिस दे दें अपना। जी वो वजाहत खान जो मारूफ प्रोग्राम किया करते थे, सहाफी हमारे, बिल्कुल अब ऐसे मिलते जुलते हैं, काफी मासलस है, हेयर स्टाइल एक जैसा है इनका, हेयर स्टाइल, दाढ़ी शाड़ी, चश्मे। ठीक है। उन्होंने कमेंट किया सियालकोट में जो जलसा हुआ है अभी मियां नवाज शरीफ का, उसके ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो बहुत पैक्ड था, तो उनका जो व्यू पॉइंट था वो उस पे ये था कि सियालकोट ने हमें फुटबॉल दिया है और ख्वाजा आसिफ दिया है, और तो अगर हम ये हार ही जाते 1965 में सियालकोट तो इंडिया तो अच्छा होता। ये क्या नामाकूल सा कमेंट है जी, यही सारी दुनिया कह रही है कि ये क्या नामाकूल सी बात है भाई। मतलब बिल्कुल चाहे कुछ भी आप, वो मेरे ख्याल में दम वाली बोतल पास होगी, हो सकता है यहाँ भी बोतल का एलिमेंट। ये कमेंट जो है ये इंसान अपनी होशो हवास में नहीं दे सकता। कुतुब साहब ने रूहानी सा तासुर लगता है, क्लोजिंग रिमार्क्स दे दिए हैं, तो अब इस पे हम मजीद बात नहीं करेंगे, उनकी सीनियरिटी ये चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे जैसे भी मामलात हो, ये वतन बिल्कुल ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और होनी चाहिए। इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। आप फिर कोई और अच्छा, तरीके मेरे से ख्याल में गुस्सा दो निकालने चीज़ें को ऐसी हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की 61%, 62 या जितनी भी परसेंट यूथ है वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ना पाकिस्तान पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, ना अपनी फौज पे। ऐसा ही है, हमारे कमेंट हो सकते हैं लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हमारा कोई नहीं है। बिल्कुल जहाँ पे जरूरत होगी हम सब साथ हैं। ये वतन हमारी रेड लाइन है, ये वतन हमारी ये जुमला, ये प्रोमो का जुमला है ना, हो गया रजिस्टर हो गया। इस सेगमेंट से हमारे प्रोमो के जुमले अवैध के सारे निकल आएंगे। ये सोच के बैठे होते हैं जुमले बनाना भी बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अगला ट्रेंड अच्छा, इसमें एक और जुमला मुझे याद है। देखिए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिसकी तन्हाई पाकीज़ा है ना, वो किरदार वाली चीज़ है। तन्हाई को पाकीज़ा होना चाहिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो लोग जिनके पास रूहानी बोतलें हैं वो अपनी तन्हाई को ना रखें पाकीज़ा, लेकिन अपनी पब्लिक लाइफ को तो पाकीज़ा रख लेना। दोनों तरफ आके गलाजत करने का क्या कसूर है? जिस तरह के ये मेरे उस क्या मैं कहूँ अब उसकी, क्योंकि आपने कहा लुक्स इससे मिलती है तो मैं उसको कुछ डालना भी नहीं चाह रहा। अच्छा, हो सकता है मुझे भी ख्याल आ रहा है कि बोतल में से कोई जिन निकल आया हो, ये भी तो हो जिसने सकता है। ऐसा कर दिया। अब हो सकता है आवाम वो जिन को बंद करवाए। जिन था, जिन आवाम ने कल जो ट्वीटिंग की है उसके बाद वो जिन अब वापस किया। जिन, हाँ। मेरा ख्याल है जाएगा, थोड़े टाइम के लिए तो जाएगा। जिन इमिग्रेंट है उसके ऊपर हमारे कवानीन नहीं लगते। ये भी मजेदार बात है। हमारा दम नहीं चलता उसके ऊपर। हाँ, ये भी है बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ट्विटर ट्रेंड जो आज ट्वीट कर रहा था कल रात से, वो है #सनम जावेद। हाँ, और सनम जावेद का ऐलान कर दिया, उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन पे पहले उनको जमानत हुई और फिर उनके खिलाफ दोबारा एक और मुकदमा भी दर्ज हो गया। और NA 119 मरियम नवाज के खिलाफ उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और उन्होंने कहा मैं नहीं खेल रही। अब वो कह रही हैं कि मैं नहीं खेल रही। पॉलिटिक्स में यूथ का किरदार कितना ज़रूरी है और कितना होना चाहिए? असल में यूथ का नाम तो सारे लेते हैं, लेकिन जो नाम ले रहे हैं उनमें यूथ नहीं है। मतलब आप सारे पॉलिटिशियंस सारे 70+ है भाई, सारे पॉलिटिशियंस दे 70+, कोई 2 दफ़ा, कोई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म, सदर, मिनिस्टर्स सब कुछ बन चुके हैं। कोई हद ही नहीं है, मतलब कोई रिटायरमेंट एज ही नहीं है, कोई फील्ड अपने नेक्स्ट आने वालों के लिए अगर वो भी करनी तो अपने बच्चों के लिए कोई रिटायरमेंट डेट होनी चाहिए, हो नहीं सकती क्योंकि आपके पास सेकंड ब्रीड अभी तैयार ही नहीं हुई। अगर आपको यूथ की इतनी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं तो आप करें ना, कॉलेजों में शुरू सियासत की जमात। हाँ, वो नहीं आपने एक जमाने में माशाल्लाह के दरमियान वो बैन कर दिया, फिर आप में हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब आप उसको शुरू करें। जब आपकी नर्सरी नहीं है तो MA पास लोग आप कहाँ से लेना चाहते हैं? और बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं आज के जो उधर से आए हैं, यूनिवर्सिटीज, ये अभी देखिए जो सेकंड टियर और थर्ड टियर है नून लीग के अंदर, ख्वाजा साद रफीक वगैरह जो है या एहसन है, इनको कॉलेज लाइफ से देखें, ये सियासत के अंदर है, इसलिए इनके एनालिसिस में MQM जमात देखें, जमात इस्लामी देखें,
ये लोग ये वही लॉट है जो कि उसके बाद नहीं निकला फिर। बिल्कुल। तो अगर इतनी दिलचस्पी है तो भाई मेक अ प्लान। वो कहेंगे जी तालीम ज़ाया होगी, भाई आप कोई कानून बना दें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना तालीम के साथ उसको एसोसिएट कर दें, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो आइंदा आने वाले ज़माने में लीडरशिप आप कहाँ से ढूंढ रहे हैं? आपने सर यूनिवर्सिटी वगैरह में पॉलिटिक्स की कुछ? बहुत ज़्यादा हैं फुल मारे डंडे वंडे सर खाए? सर आया सवाल आया बड़ा मजेदार। मैं जवाब सोच के ना एक्साइटेड हो रही हूँ। आपको अगर कोई जमात कहे कि बिलाल कुतुब साहब, बल्कि तीनों बड़ी जमातें आपके पास आई हैं, ठीक है, और वो आई हैं आपके साथ बैठी हैं, बड़े मुशावरत हुई है, इजलास हुआ है पूरा बाकायदा, वो कहते हैं सर आपने हमारे यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, कौन सी जमात होगी आपकी? मैं जमात इस्लामी के साथ। बेहतरीन, टू द पॉइंट। विदाउट थिंकिंग। मैंने कॉलेज ज़माने में भी जमात इस्लामी जमीयत ज्वाइन की हुई थी। अच्छा। क्योंकि देखिए ना, आपके पास उस ज़माने में दो ही तरीके होते थे, या आप भुट्टो को ज्वाइन करें या जमात इस्लामी को ज्वाइन करें, और तीसरी आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं होती। बीइंग रिलीजियस माइंड आप जमात को ज्वाइन करते थे, लेकिन जमात को ज्वाइन करने के बावजूद भी वो जो हमारी प्रोफेसर साहिबा आजकल जेल के अंदर है, डॉक्टर साहिबा यास्मीन यास्मीन राशिद। हमने यास्मीन के लिए माल रोड को बंद करके डंडे पुलिस से खाए हुए हैं। शी वाज सच एन एक्टिविस्ट। I don't know what वो उस happened. वक्त कौन सी पॉलिटिकल उसके साथ अलाइन She थी? was in Fatima Jinnah Medical College and she was fighting for the role of professors and doctors. अच्छा, गुड। तो वो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और बहुत काम करती थी। और आप गौर कीजिए कि डॉक्टर साहबा के लिए जमीयत जो है वो सड़कों पे निकलती थी। प्रिंसिपल स्टैंड था ना, प्रिंसिपल का स्टैंड था, पर्सनैलिटी का नहीं। प्रिंसिपल का स्टैंड था कि अगर वो हक पे खड़ी हैं तो हम चाहे जमीयत में हम खड़े उनके साथ होंगे। वेरी गुड, वेरी ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था मेरे ख्याल में। अब बहुत बड़ा जो एक फ़र्क मैं देखता हूँ ज़ाती तौर पे, दैट इज़ कि मॉरल का जो डिक्लाइन आया ना, ये टाइम के साथ स्लिपरी है। ये इतनी तेज़ी से स्लिप हुआ है कि जिस तरह मैं कंप्यूटर को कॉम्प्रिहेंड अपनी उम्र में नहीं कर सकता ना, इस तरह मैं मॉरल के डिक्लाइन को भी कॉम्प्रिहेंड करने की कैपेसिटी नहीं रखता कि इतना ये कैसे हो सकता सर। वो जो कहते हैं ना कि जब फर्श हो चिकना तो मुश्किल होता है उस पर टिकना, तो ये चिकना फर्श हो गया है। ये इतना जुमले ज़्यादा। कहाँ से सीख के आते हैं? ये नहीं, सर याद करके आते हैं। आमद होती है, ये आती है कुछ आमद होती है, कुछ पढ़ंत होती है, कुछ मतलब ऐसे ही बनता है ना मामला। लेकिन वो ये जो सियासत है ना, इस वक्त इतना चिकना फर्श है कि जो आ रहा है वो स्लिप हो रहा है, फिसल रहा है, कोई खड़ा नहीं हो सक रहा इस पे। अगर आपको पता भी हो कि कोई सफ़ेद झूठ बोल रहा है तो आप उसको कह सकते हैं सफ़ेद झूठ है। उसका अपना पर्सपेक्टिव होगा, अपना एंगल होगा, वो उसके ऊपर खड़ा रहेगा और ढिठाई से खड़ा रहेगा। बिल्कुल। अब ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कि हमने अपने टोटल कल्चर में से जो मोरालिटी थी उसका लिटमस नहीं रखा कहीं भी। वो लिटमस होना चाहिए था। एक अगर वक्त जी है, वो एक ज़माने में एफएससी के ज़माने में ना बड़ा शौक था बाबा बनने का। क्या बनेगा? बाबा बनने बाबा, का। अच्छा। कि लोग बाबा कहें और पढ़ा होगा ना उस वक्त, तो फिर वो तो गुरु आते हैं। बिल्कुल वही तो फिर वो बाबा बनने का शौक आ जाता बाबा है बनने ना। का शौक था बड़ा। तो हम एक ज़माने में इस्लामाबाद रावलपिंडी से शुरू हुए और सवात गए, और सवात और रावलपिंडी के दरमियान जो बसें चलती थी उनको कराची वाले जानते हैं, उनको कहते थे दुल्हन बसेस। ठीक है, हाँ, बिल्कुल उसकी ना खिड़की होती थी ना फर्श होता था, सीट होती थी, बस उसी पे बैठे 18 घंटे सफ़र करके बाबा जी के पास गए। वहाँ जाके सैर्किज्म थी ना, एक सेकुलर सैर्किज्म होती है, वो सेकुलर सैर्किज्म थी। तो वो बाबा हमारे नाक पे नहीं टिका। अच्छा। हमने कहा यार इस बुजुर्ग ने ऊपर ढका के डिश लगाया हुआ है और ये चैनल्स ढूंढ रहा है, तो ये किस तरह का बाबा है। उसके बाद वो सिगरेट भी पी रहा है यूं करके। अच्छा। हमने कहा यार ये हमारे ख्याल में तो सही नहीं। अगरबत्ती लगी होनी चाहिए थी, सफेद चादरें बची होनी थी, एक पूरा ऑरा होना पाकीज़ा चाहिए। टाइप एक। नहीं, हमें कबूल नहीं किया। ये बाबा ब्लैक शीप है। ये बाबा ब्लैक शीप वो बाबा ब्लैक शीप की रात हमने बड़ी मुश्किल से काट ली। जब सुबह हुई तो उसने नाश्ते पे हस्बे तौफीक जो भी हो सकता था अपने घर में जो 2 मुर्गियां चल रही थी उसको ज़िबा करके हमें उसने देसी मुर्गी का सालन खिला दिया। सही है। जाते हुए उसने कहा शाह जी कोई पूछने वाली बात हो जिसके लिए आप आए हैं। तो हमने सार्केस्टिकली उसको ना नीचे करने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, नीचे करने के लिए पूछा कि असल बाबे की शनाख्त क्या होती है। हाँ, इट्स अ बिलियन डॉलर क्वेश्चन। असल बाबे की शनाख्त क्या होती है? उन्हें क्या जड़ा भांडे सही मांजे। अच्छा। आए हाय, उन्हें क्या जड़ा भांडे सही मांजदा है ना, उन्हें पता होता है कि जोर कित्थे लाना है, बाहर वाले पासे के भांडे दे अंदर वाले पासे। सही बिल्कुल। बात है। सो मुझे लगता है कि इस वक्त हम सारे जो लोग हैं ना बाहर से वो कर रहे हैं। बर्तन के बाहर से साफ कर रहे हैं, अंदर से अंदर वो से साफ साफ नहीं करना कर- जो है क्या वो बात भूल है। गए। क्या क्या बात है, बात ये होते हैं असल जुमले। मेरे वाले तो बस ऐसे ही होते हैं सर, ये हैं असल जुमले बाबों के। बहुत शुक्रिया यार, जबरदस्त। जुनैरा, अगला ट्रेंड जो हमारे पास है ना वो है स्नोफॉल का।
और एक और लोकेशन का भी ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है मच और बलूचिस्तान। ये दोनों ट्रेंड्स चल रहे हैं कल से ट्विटर पर। स्नोफॉल तो इसलिए कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे बर्फबारियों का सिलसिला जारी हो काट दिया गया गया और वो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। वो फजलुर रहमान साहब कहते थे ना हमारे लोग कैसे कैंपेन करेंगे, और सर्दी भी आ गई और बर्फबारियां भी आ गई, तो बर्फबारियां तो शुरू हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि भाई लोग वोट शोट डालेंगे मेरा ख्याल है डालेंगे, होता है वोट डाल लेंगे, ठंडा वोट डाल देंगे और क्या। There have been elections like this before as well. इस दफा ऐसे ही शोर्स आता हो जाएगा, ठीक है। और मच और बलूचिस्तान क्यों ट्रेंड कर रहा है वो बड़ी ही एक अफसोसनाक खबर थी। अच्छा, ये बर्फबारी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि अगर बर्फबारी और बारिश ना हुई तो पाकिस्तान जो है वो खुशहाली में चला जाएगा। ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, ये अल्लाह का शुक्र है बड़ा। बिल्कुल। और बलूचिस्तान के इलाके मच में कालादम तंजीम जो है BLA उसकी जानिब से हमले की कोशिश की गई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको नाकाम बनाया। और तफसीलात के मुताबिक बुलान के इलाके मच में पहाड़ों से कालादम तंजीम से जो है उसकी तंजीम की शिद्दत पसंदों ने 15 रॉकेट फायर किए हैं। ये कल सूरत अब ये डेवलपिंग स्टोरी है बिल्कुल। और इसको आप जोड़ें ईरान के ये साथ। 15 रॉकेट जो हैं ये कौन से वाले हैं? ये तहकीकात होंगी। ये 15 रॉकेट आते कहाँ से हैं? यही तो ये सिस्तान प्रोबेबली जो एरिया है बलूचिस्तान का ईरानियन पार्ट जो है। 15 रॉकेट होने, उन रॉकेटों को लॉन्च करना, फिर उन रॉकेटों को उस इक्विपमेंट के साथ चलाना, ये कोई खाला जी का घर है? मैं इसी तरफ आ रही थी। ये डेवलप हो रहा है इस एरिया में, इस रीजन में एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान और इसकी डायरेक्ट टेंटिकल्स जाके मिलेंगे गाजा से। ये जहन में रखें, पूरा मिडल ईस्ट, ये पूरी बेल्ट, यस, बिकॉज जो हुसीज कर रहे हैं, जो हिजबुल्लाह कर रहा है, जो हमास कर रहा है, इट इज़ ऑल कनेक्टेड। और ये अब जो वॉर है जो कि स्टार्ट गाजा से हुई है वो मिडल ईस्ट से होती हुई इस रीजन तक आ रही है। और इसको आप मिला लें, BLF जो हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्सेज हैं वो कनेक्ट कर रही हैं इसमें, TTP कंट्रीब्यूट कर रही है, ISKP कंट्रीब्यूट कर रही है। सो ये एक बहुत बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने जा रहा है। आई होप। लेकिन अभी जो अच्छी बात हुई है कि उनका जो वो मिनिस्टर साहब हैं वो भी तशरीफ लाए हैं, जी, दे आर ट्राइंग। चीफ आर्मी से मिले हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, दे आर ट्राइंग। लेकिन हमारे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए भी नहीं, शायद मेरे ख्याल में नहीं हो सकते कि हमारी रिलीजियस अफिलिएशन बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब के साथ, ईरान के साथ। और ईरान के साथ तो हम बड़े केयरफुल भी हमेशा रहे हैं, वो भी रहे हैं बड़ा एक केयरफुल। हमने उनको जब थ्रेट का लेटर लिखा था उसमें भी ब्रदरन लिखा था। हाँ। और सर ये लिखना भी चाहिए क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्लीज बी अफ्रेड। प्लीज बी अफ्रेड। अच्छा, और आखिर में हम आ जाते हैं शमर जोसेफ। शमर जोसेफ भी ट्रेंड कर रहा है भाई। शमर जोसेफ सर जानते हैं आप उसको? अब सॉरी, मैं आप लोगों की बात में इजाफा करता हूँ भाई। ये वेस्ट इंडीज का एक लड़का जिसने वेस्ट इंडीज को, जब ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच खेलने के लिए गया, सीरीज थी जी, टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 वो सीरीज बराबर हुई। और ये लड़का वो है कि जिसने आखिरी चौथी इनिंग्स में 7 विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइन थी उसको तहस नहस कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया को गालिबन 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच हारा है और ऑस्ट्रेलिया में हारा है। वाह। और ये लड़का जो है ना, इस लड़के के बारे में आपको मैं बताऊं, पहली इनिंग में जब ये बैटिंग कर रहा था, ये वही मैच है जिसमें विवियन रिचर्ड बड़े आपदीदा हो गए, ब्रायन लारा थे जो आपदीदा हुए थे, वो कमेंट्री हो रही थी और ब्रायन लारा जो है वो इन सेम मैच में, द सेम मैच में जब वो जीता ना मैच, तो दैट वाज अ बिग मोमेंट फॉर वेस्ट इंडीज। तो उनके गम में हम खुश हैं? नहीं, वेस्ट इंडीज की खुशी में हम खुश हैं। वेस्ट इंडीज की खुद तो कुछ कर नहीं सकते, खुद की छोड़ देना, रहने दे। लेकिन वो वही बात है इस बंदे की मैं आपको बताऊं, इस बंदे के बारे में बताऊं मैं आपको कि ये जो बंदा है इसकी 22-23 साल उम्र है और इसकी कहानी क्या है। ये बंदा एक सिक्योरिटी गार्ड था वेस्ट इंडीज में। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बैकग्राउंड से आ रहा है ये और क्या इसका जो है वो फैमिली का स्टेटस है कि वो सिक्योरिटी गार्ड बन के अपनी फैमिली को पाल रहा है। और वहाँ से उसने एक दिन फैसला किया कि जी मुझे क्रिकेट की तरफ जाना है। खेलता तो था ये, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं ये नौकरी छोड़ूं और अपने आप को फुल टाइम क्रिकेट की तरफ तवज्जो दूं। इसने मेहनत करना शुरू की। उसके बाद इसको काम मिला एक क्लब में खेलने का और इसे पार्ट टाइम जो है ना प्रैक्टिस बॉलर बनाया गया। प्रैक्टिस बॉलर का काम क्या होता है सर? जो बैट्समैन होते हैं ना उनको कराओ बॉलिंग, ताकि वो बैटिंग प्रैक्टिस करता रहे। तो ये बंदा एक दिन में खड़े होकर 30-30 ओवर कराता था और उसकी स्पीड और उसकी जो स्किल थी वो इतनी आला थी कि वो तो प्रैक्टिस का मौका मिल गया मज़ीद। और ये वहाँ पर जिद्दोजहद करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता क्लब्स की तरफ आया, नेशनल टीम में आया। नेशनल टीम में आकर ये इसका पहली सीरीज़ थी। दूसरे मैच में इसने ज़ख्मी पाँव के साथ बॉलिंग की है, 7 विकेटें ली हैं और बर्बाद करके रख दिया। इंस्पिरेशनल स्टोरी, दिस इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसके पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ये ज़्यादातर सिक्योरिटी
के लोग जो है वो हायर करें। हाँ मेरा ख्याल है अब बस बिल्कुल, ये एक मेरा ज़्यादा ख्याल है ये अच्छी एक होप रह जाएगी। डोमेन रह गई है। इनको इंटर्नशिप पे आप सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कराएं पहले कहीं, फिर ये वापस आके टीम इनको काम ये ज्यादा अब बेहतर पेशावर जल्मी ने साइन कर लिया है, ये पीएसएल में खेलेंगे, खेलेंगे इंशाल्लाह, एंड वी विल सी हिम ऑन शमर जोसेफ ग्राउंड। ग्रेट अब ये वो Great इंस्पिरेशनल story, स्टोरी हाँ। शाहीन अफरीदी की स्टोरी देख लें, कहाँ से वो बंदा निकलता है और उसके बाद किस लेवल पर पहुंचता है। मेहनत करने वाले वो पहुंच जाते हैं बाबर जहाँ आजम पहुंचना करके बाबर आजम बड़ा वो मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से था। stories हमें हैं हमारे वेस्ट नहीं पास। करने चाहिए अपने प्लेयर्स जो आ जाते हैं किसी भी पॉलिटिकल सेंस और एबिलिटी की वजह से, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि क्रिकेट में मेरी कोई बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम वेस्ट करते हैं अपने उन डिसीजंस की वजह से जो कि मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल सही बात है। वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपका वैसे वो जो एक तो एनालिसिस तो आपका काम है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या रही? रही का क्या मतलब है, मतलब कोई कितना पिछली गलत सदी से सवाल पूछ रहे किया हैं ये क्या बातें कितना करते हैं, गलत सब सवाल क्या किया। रही कि पिछली सदी में क्या हो इस रहा था, सवाल को यूं मतलब बना ले कि आपके और ज़ौक क्या है, यूं करिए। चलो यूं करें, मुनासिब तरीके से सवाल पूछा करें। सीख रहा हूँ मैं, तिफले मकतब हूँ। अच्छा, बगैर बालों के। सो आई लव टू रनिंग, अच्छा। फिजिकल एक्टिविटी कोई भी, योगा में आई टुक मेनी सर्टिफिकेशंस, अच्छा यस, एंड रॉक योगा भी क्लाइंबिंग, होगा, अच्छा, स्विमिंग, या आउटडोर्स, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, क्या बात है, जबरदस्त भाई। लेकिन जो आपकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, मतलब डिफेंस और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक स्टडीज, उसमें भी औरतें कोई ज्यादा नहीं है। उसमें भी फाइटिंग है ना, वाओ। तो फिजिकल उस तरफ आप आई कैसे, लेकिन ये सब्जेक्ट डिसाइड कैसे हुआ कि दिस इज वेयर यू वांट अच्छा, टू बी? ये इस तरह इवॉल्व हुआ कि मैं थोड़ी सी मेरी पॉलिटिकल बेस बनी सीएसएस की तैयारी के बाद, अच्छा। जब चीज़ों की समझ आनी शुरू हुई, तो ये पता चला कि हम ये समझ रहे होते हैं कि जो ग्राउंड पे सब कुछ हो रहा है यही रियलिटी, असल में कॉन्फ्लिक्ट कहीं डिज़ाइन हो रहा होता है अच्छा, और उस डिज़ाइन में से चीज़ें निकल के नीचे आ रही होती हैं और लोगों को नहीं पता होता। दिस इज़ हाउ आई डेवलप दिस इंस्टिंक्ट कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर स्टडी करें तो आपको पता चलेगा वो क्रिएट किए जाते हैं और उनका इम्पैक्ट होता है जो नीचे आ रहा है। बिल्कुल, विषय देयर इज हादसा नो नहीं होता। कोइंसिडेंस, वो किसी ने कहा था बड़ा वक्त मशहूर करता है कि there is no परवरिश coincidence। हादसा एकदम नहीं होता। ये है सो वॉर्स, प्लान्ड वॉर्स हुई हैं दुनिया में, प्लान्ड न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुए हैं और उसके बाद आप जाके वही मुल्क तबाह कर रहे हैं, वहीं पे जाके रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। ये जो फ़लस्तीन में जितनी बमबारी हो रही है, ये ऐसा लगता है कि जैसे फेज़ 1, 2, 3, 4 जो है डिफेंस के, एग्जैक्टली, इसमें पिछले 125 दिन से बमबारी हो रही है। कितनी बमबारी होगी तो हम जागेंगे, या हमारे में शर्म आएगी, या गैरत जागेगी, या कोई भी लफ्ज़ दे दीजिए। बहसीत मुस्लिम उम्मा, या हमारी क्या इंटेंशन है, हम क्यों मुसलमानों के साथ नहीं है? सर मेरा जब बात आएगी ना, तो हम पता है बात क्या कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मोमिन को अगर कांटे की तकलीफ हो तो सारों पूरी उम्मत को। अरे भाई वो मर रहे हैं, हमें तकलीफ क्यों नहीं हो रही? जब मसाल देने आएंगे तो नबी को ले आएंगे, अली को ले आएंगे, उमर खत्ताब और हजरत अबू बकर को लेंगे, और जब करने की बारी आएगी तो वो रुल रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे ज़मीर पे जूं तक नहीं रेंगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया सर। इस पर मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमें बताया गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर एक अलग नशिस्त, आपको जिंदगी हाँ, प्रोग्राम का वक्त, हमारे सेगमेंट का वक्त, और ये भी प्रोमो का जुमला है। आज प्रोमो के जुमले निकल रहे हैं, हो गए। लेकिन इस पर मैं चाहूँगा कि हम अलग से किसी दिन नशिस्त रखें और वाकई इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, ज़रा डेप्थ में जाएं कि क्यों हम एक नाम की उम्मत रह गए हैं बिल्कुल, और काम की उम्मत क्यों नहीं रहे। What happened? शुक्रिया अदा इवन करेंगे। ट्रेड नहीं बॉयकॉट करने के लिए राजी होते लोग। Really a pleasure and an honor being with बहुत you. शुक्रिया सर, ऑनर इज ऑल आवर्स। और नाजरीन, जुनैरा अजहर, बिलाल कुतुब साहब, इनको आप एक न्यूज़ पर देखेंगे। और इस वक्त लेना है वक्फा, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। कम बैक। जी, ये है इलेक्शन मॉर्निंग्स और अब देखते हैं दूसरा हिस्सा हमारे निगरान वजीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब के इंटरव्यू का। चूँकि हम टेररिज्म की बात हमने की, तो बलूचिस्तान वाले इशू पर आई जाती है कि बलूचिस्तान, मतलब आसान अल्फाज में अगर दरिया को कूजे में बंद करते हुए समझाएं कि बलूचिस्तान का असल मसला क्या है और वो मसला क्यों नहीं सॉल्व हो रहा। देखिए, बलूचिस्तान का मसला क्या है और वो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। बलूचिस्तान में 3-4 किस्म की, पहले उसकी इथनोग्राफी क्या है। बलूचिस्तान में मेजॉरिटी में बलोच रिहायशी हैं, साथ में एक साइजेबल पश्तून पॉपुलेशन है, फिर सेटलर्स हैं जो कि नॉन बलोच पॉपुलेशन है, बाकी मानदा पाकिस्तान या हिंदुस्तान मुत्तहिदा जो था उनसे आए हुए लोग हैं जो वहाँ
कई दिहाइयों से रिहाइश पजीर हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो सदी को भी क्रॉस कर चुके हैं, फिर एक बहुत साइजेबल माइनॉरिटी हज़ारा कम्युनिटी की है। ये 4 मेन लोग हैं। उनमें से एक ग्रुप के नाम पे जो कि सबसे लार्जर पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो बलोचों का है। बलोचों में पॉलिटिकली कोई यूनिफॉर्म ग्रोह है नहीं कि वो तमाम बलोचों की नुमाइंदगी करता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे बड़े अपने आप को जय्यद सहाफ़ी कहते हैं जी बलोचों की नुमाइंदगी यूनिफॉर्म अंदाज में कौन सा पैमाना है? क्या ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं ये कर रहे हैं? क्या BNP मेंगल, अख्तर मेंगल की क़यादत में वो कर रहे हैं? क्या नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक की क़यादत में वो कर रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून की क़यादत में जो जाम कमाल का ग्रोह है वो कर रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी के जो कुद्दूस बिज़ंजो और सरफराज बुगटी है वो कर रहे हैं? ये सारे बलोच नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि कोई यूनानिमस ग्रुप नहीं है। ठीक है। राय लोगों की मौजूद होगी, किसी की इस तरफ होगी, किसी की दूसरी तरफ रेडिकल होगी। एक ग्रोह इनमें ऐसा है जो मुसल्लह है। ठीक है। मेरे ख्याल में वो माइनॉरिटी में, उसमें BLA, BRA, BLF, UBA, लश्कर बलूचिस्तान, ये वो छोटे छोटे ग्रोह हैं जो कहते हैं कि हम एक आज़ाद बलोच रियासत का क़याम चाहते हैं और उसके उसूल के लिए जो मुसल्लह जदोजहद है वो दुरुस्त है, उसके लिए मरना भी जायज़ है। एक सेकंड, सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे कि मैं इसको कंक्लूड वो क्यों चाहते हैं, उसके पीछे कोई वजह होगी। कोई हो सकता है कि इंसान है ना, यहाँ पर भी बैठे हैं हुकूमत में और वहां पर भी बैठे हैं। मैं सिर्फ एक वो पर्सपेक्टिव दे रही हूँ जो कि शायद उस पर बात कम होती है कि नाराजगी हो सकती है किसी वजह से। वो नाराज नहीं है आपसे। ये जो मुसल्लह गुरु इनमें से कोई आपको ये नहीं कहता कि हम आपसे नाराज हैं। नवाब खरबख्श मरी साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें वसतुल्लाह खान साहब ने उनको कहा कि जनाब आप पे इल्ज़ाम आता है कि आप सड़कें नहीं बनाना देते, आप स्कूल नहीं बनने देते। तो उन्होंने बड़े मुस्कुरा के और हंस के उसको जवाब दिया कि आपको हमारी तरक्की की इतनी फ़िक्र क्यों है? जब हम आज़ाद होंगे हम अपने आप को खुद तरक्की अपने कर लेंगे। वो कतन आपसे नाराज़ नहीं, वो अपने शनाख्त का हवाला देने कि हमारी शनाख्त आपसे अलहदा है और उस शनाख्त की बुनियाद पे हम एक रियासत चाहते हैं। नाज़ी जर्मन्स भी यही कहते थे ना कि हम प्योर जर्मन रियासत चाहते हैं। वो भी कहते हैं कि हम अपनी प्योर बलोच रियासत चाहते हैं, उसके खतोखाल जो भी हो या ना हो। अब ऐसे में मुसल्लह जदोजहद करते हैं। ये जो तंजीमें हैं इनको स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ US, UK, EU, चाइना तमाम ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान में एक तबके को समझ नहीं आ रही कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। या तो ये तमाम दुनिया की जो हुकूमतें हैं उनको कोई समझ नहीं आ रही, वो सरासर गलती पे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत तो चलो है सो है, हमारी तो दरख्वास्त पे उन्होंने की है। ये तमाम दुनिया जो कि सेटल्ड डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वो भी इसको दहशतगर्द तस्लीम करते हैं और ऐलान करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक तबका ऐसा है जो बार बार आपको ये कहने पे मजबूर कर रहा होता है कि नहीं जी आप ज़रा सोच लें, आप ज़रा देख लें। मेरे लिए TTP, अहरार, लश्कर जंगवी, BLA, BLF में कोई तफरीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने टूल ऑफ वायलेंस एक वजह या दूसरी वजह अपने हाथ में लिया हुआ है और उसके नतीजे में इंसानों की जानें जा रही हैं। 2018 से अभी तक 1038 अफराद को ये शहीद कर चुके हैं। मैं आपको डाटा प्रोवाइड, क्या वो 1038 अफराद जो थे डिड दे क्वालिफाई टू बी किल्ड? नो। उनको किसने ये इख्तियार दिया है कि लोगों को कोस्टल हाईवे पे जिंदा वो जलें? बिल्कुल। मज़दूर यहाँ से रहीम यार ख़ान से गए हैं, तुरबत में काम कर रहे हैं, जाकर पुलिस स्टेशन में उनको निशाना करके उनको कत्ल किया, शहीद किया। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस रवैये को सियासी एहतजाज का नाम दिया जा सकता है? इस रवैये को पॉलिटिकल एक्टिविज़म का नाम दिया जा सकता है? इस रवैये और दुनिया की वो कौन सी अनोखी रियासत है जो इस रवैये के लिए तैयार है और उसको तस्लीम करती है? दुनिया का कौन सा वो इंटेलिजेंशिया है जो इस रवैये को तस्लीम करता है, तैयार है इस पे बात करने के लिए? दुनिया का वो कौन सा मीडिया है? ISIS को दुनिया तखरीबकार समझती है। आज किरमान में हमने उसकी कंडेमनेशन की है, उन्होंने वहाँ पे एक बम धमाके में कई लोग शहीद किए हैं।
पूरा पाकिस्तान उस पर यकजा है कि हाँ ये गलत है। लेकिन तुर्बत में अगर वही काम होता है, वो कहते हैं नहीं जी वो असल में देखे ना आपने भी तो जातियाँ की, वो भी आपको एक नई लिस्ट टीटीपी दे देगी, कुरान के हवाले भी देंगे, अहादीस के हवालाजात भी देंगे, तो तस्लीम कर लेना फिर आप, उनका एक बयानिया मौजूद है। तो अब ये इसका सोल्यूशन क्या है? मैं फिर दोबारा वजाहत कर दूँ, ये मैं ख़वातीन या लवाइकीन के हवाले से कह ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं BLA की बात कर रहा हूँ, उसको क्यों जोड़ देते हैं लवाइकीन के साथ? नहीं, क्योंकि वो लोग आके ये कहते हैं कि हमारा बाप गायब है, हमारा बेटा गायब है, हमें नहीं पता वो कहाँ है। तो अगर तो दहशतगर्द था तो डिक्लेयर कर दें, बता दें कि भाई ये दहशतगर्द था, इतने बंदे इसने मारे और इसको हमने लटका दिया। या फिर अगर नहीं था तो फिर उसको ये दुरुस्त है, ये शक की बुनियाद पे वो खवातीन ये बात करती हैं, जिसकी वजह से फिर लोग पाकिस्तान पे उंगली उठाते हैं। मैं भी कायल हूँ प्रोसीजर्स का, कि प्रोसीजर्स होने चाहिए। ये पहले चैलेंज को समझें, जब चैलेंज को हम समझ लेंगे, तस्लीम कर लेंगे कि हाँ वायलेंस का जो हक है ना वो किसी को नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं है, ठीक है। मैं जब मोनोपोली ऑफ वायलेंस की बात करता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं होता कि रियासत के लोग हर एक को डंडे मारने का हक उनको है, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट ऑफ वायलेंस जो है ना, उसको जो रिस्पॉन्ड करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स करना है, काउंटर करना है, वो रियासत का हक है, उसके लिए भी फोर्स और वायलेंस का इस्तेमाल होता है। जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं, दूसरा फेज़ ये आता है कि जो लोग इसमें मुलविस होते हैं, 90,000 के लगभग लोग शहीद हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में इन टेररिज्म के वाक़यात के नतीजे में। अब 90,000 लोगों की शहादत हुई है। जिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम सोल्यूशन समझते हैं या उस पर हमारा बड़ा जोर है, उसमें कन्विक्शन रेट को ज़रा निकाल के देखें कि वो क्या है। अदलिया नेक्स्ट टू ज़ीरो। अच्छा नहीं है तो क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इन प्रोसीजर्स को डिफाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा ये मानना है कि शायद इसमें एक्यूजेशन का पार्ट ज़्यादा हो और हकीकत कम हो। अगर है तो हम उसके लिए एक तो ये कि कमीशन कायम हो, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, वो केस टू केस बेसिस पे इसको एग्जामिन करे। अगर वाक़तन ऐसी चीज़ है तो उसका कोई हल ढूंढें कि अगर वाक़तन किसी लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट की कस्टडी में मौजूद है, या तो उनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए या उनको पेश किया जाए कोर्ट्स में। ऐसा नहीं है कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट के तहत आप आ जाएंगे और रियासत पूरी की पूरी बात को तस्लीम कर लेगी। उसके लिए भी तो कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, वो तरीक़ाकार होना चाहिए। उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट करने के लिए हम तैयार हैं। साथ में मैं मदमाना गुजारिश करूं कि जब आप ये जानते हैं कि इन प्रोसीजर्स में डेफिशिएंसी है, 90,000 लोगों की शहादतें हो चुकी हैं, क्या मुख्तलिफ पार्लिमान का या मुख्तलिफ सियासी क़यादतों का या जमातों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आपने लेवीज़ को, FC को, पुलिस को एक किरदार दिया हुआ है, ना आप उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने को तैयार हैं, उस लड़ाई को लड़ाने के लिए, ना आप उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त करने को तैयार हैं। जब कोई केस वहाँ जाता है वो प्रोसिक्यूशन पे डालते हैं कि प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं आती है, हमारे सामने एविडेंस नहीं होता, हम कैसे कन्विक्ट करें। वो कहते हैं कि नहीं जी जजेस खौफ का शिकार होते हैं, वो इनके खिलाफ कन्विक्शंस नहीं देते हैं। ये तमाम चैलेंजेस हैं ना, सिविल मैजिस्ट्रेसी के लेवल पर हैं। ये नहीं है कि मैं सिर्फ सुपीरियर कोर्ट को अटैक कर रहा हूँ इसमें, मैं पूरे निज़ाम की बात कर रहा हूँ। आखिर इस निज़ाम की इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट किसने करनी थी? GHQ के इजलास में होनी है तो बता दें कि उनसे रिक्वेस्ट करें। वापडा के दफ्तर में होनी है तो वहाँ दरख्वास्त भेज देते हैं। रेलवेज के चेयरमैन ने करनी है, वहाँ भिजवा देते हैं। किसने करनी? मेरी उम्मीदें तो GHQ से ही है, उनसे ही कहें कर दें। आप फिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि आपने एक पॉपुलर लाइन लेने की कोशिश की है। उनसे उम्मीद है, मतलब दिस इज अ फैक्ट। नहीं है तो कानून साजी किसने करनी है? GHQ ने करनी है। करवा दें। नहीं देखिए, फिर मैं दोबारा आप देखिए, फिर असली क्वेश्चन को आप डिफ्लेक्ट कर गए। कानून साजी पाकिस्तान के आईन के तहत, जहां आप 8 फरवरी को इलेक्शन मांग रहे हैं, उसके तहत कानून साजी किसने करनी? कोर कमांडर के इजलास में कानून अगर पास हो जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी इंटरप्रिटेशन करेगी कि पाकिस्तान का कानून है? नहीं करेगी ना। ये कम पार्लियामान ने करना है। मेरी एग्जांपल सिर्फ वो थी कि जब एक्सटेंशन के मामले के ऊपर कानून साजी करनी होती है तो सारी पार्टियां बनती हैं और किसने की? और हो जाती है। किसने की? बस हो जाए पार्लियामान ऊपर से वो दे जवाब दे। वो किसने की?
की तो वो पार्लियामेंट उनकी अपनी एक्सटेंशन थी, तो वहाँ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला लेते ना, तो नहीं हुई ना। कानून साजी बुनियादी तौर पे काम पार्लियामेंट, मैं ये आपको उसी तरफ लेके आ रहा हूँ कि जो अपना रोल है, जो अपना किरदार है, वो उनको लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा और कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने का बड़े अच्छे तरीके से धीमा मुदल्लल अंदाज है। ये आपका एकेडमिक्स की वजह से तो नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाना शुरू किया था, सबसे पहले आपका काम जो था वो टीचिंग था, ये उस वजह से है कि आप इतना अच्छा एलिक्वेंटली एक्सप्लेन कर देते हैं? अच्छा, मैं तो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता हूँ सही, इसीलिए लोग ज़्यादा गुस्से में आके जो है मुझे भला भला कह रहे होते हैं। आपकी नवाजिश है अगर आप ये समझते हैं, आई एम हम्बल्ड कि मैं चीज़ें सही एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। हो सकता है ये भी एक पहलू हो, लेकिन मैं हमेशा से गुफ्तगू का कायल रहा हूँ, डायलॉग का कायल रहा हूँ। सिंस माय डेज इन कैडेट कॉलेज, मुबाहिसों में बिल्कुल जी वहाँ जी लिंक, एस्टैब्लिशमेंट वाला लिंक, अब लोगों को पता चलेगा कैडेट कॉलेज फिर शुरू हो जाएंगे सोशल मीडिया में। नहीं, वो खैर उनका, वो आज़ाद लोग हैं, जब तक कवानीन नहीं आते वो उनका मसला है। कैडेट कॉलेज को किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की नेशनल एक इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान की मिलिट्री, और ये उसकी नर्सरीज एंड कैडेट कॉलेजेस, एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द बेस्ट, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन दिस सोसाइटी in the most positive manner. बेसिकली आप जब कैडेट कॉलेज गए, आपका आइडिया यही था क्या फौज में जाएंगे? नहीं, कतन मेरा ये अच्छा, नहीं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं फौज में जाऊंगा। ओके, और आइडिया क्या था कि क्या करना है अब एज अ कैरियर? सियासत। वो शुरू से आइडिया? You were not an accidental politician. I don't know whether I am an accidental politician or not, but I was always fascinated by politics. मैं जब कैडेट कॉलेज में भी था तो मेरे पास एक किताब वहाँ पे थी, माय डियरेस्ट डॉटर, भुट्टो साहब ने जेल से लिखी थी बेनज़ीर साहिबा के लिए। मुझे उस किताब में बड़ी दिलचस्पी थी, और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ पॉलिटिकल लिटरेचर मुझे अवेलेबल होता था मैं ज़रूर पढ़ता था, और मैं बड़ा फैसिनेट होता था पॉलिटिकल कैरेक्टर्स से, पॉलिटिक्स से। तो अगर मैं ये कहूँ कि शुरू से ये जर्म्स थे तो शायद गलत नहीं हो। तो फिर who has been the most inspiring political leader for you? पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल दोनों बताइए। देखिए, मैं पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई इंस्पायरिंग पॉलिटिकल फिगर हमारे पास नहीं आया। अब मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि उनकी अंग्रेज़ी की तकरीर जब मैं सुनता हूँ तो उनके लहजे की जो शार्पनेस है, उनके जो कन्विक्शन टोन में झलक रही होती है, अल्फाज में नहीं, उससे आप पर रिकत बाजू का तारी हो जाती है कि यार ये किस किस्म के इंसान है, कैसे इस यकीन के साथ ये सारी बात कर रहे हैं। आप विजुलाइज करें उस एनवायरनमेंट को, साउथ एशिया अनडिवाइडेड है, ब्रिटिश एम्पायर है, मुस्लिम्स को एक लार्ज माइनॉरिटी के तौर पे उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ नेशन, नहीं किया जाएगा, सेपरेट ग्रुप के तौर पे देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ऐसे में रिलेटिवली वेस्टर्न एजुकेशन का एक्सपोजर है, मकामी ज़बानों से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं, और इतनी कन्विक्शन और इतने यकीन के साथ उन तमाम ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को एनंसिएट करते हैं, उसका इजहार फरमाते हैं कि आज भी आप पे रिकत तारी हो जाए। बिल्कुल। तो इंस्पायरिंग पाकिस्तान में तो ठीक, तो उसमें कोई शक नहीं है। इंटरनेशनली कायद-ए-आज़म चर्चिल मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वेट, बिकॉज ऑफ हिज, आई वुड से बिकॉज ऑफ हिज लिंग्विस्टिक स्किल एंड वेट। आई रियली इंजॉय हिज कमेंट्स। मैं जब भी उनके मुतालिक पढ़ता हूँ, ढाका एक मूवी बनी है, अगर किसी ने देखनी है वो भी ज़रूर देखे। और वो जिस क्राइसिस में ही वॉज एबल टू पीक इन टू फ्यूचर, जिस तरीके से नाज़ी जर्मन का राइज था और उसमें अपीजमेंट के हवाले से जो क्लैरिटी चर्चिल की थी, शायद आज ग्लोबल ऑर्डर किसी और तरीके से होता अगर चर्चिल की लीडरशिप वहाँ ना होती और उसने पूरी दुनिया को रैली किया टू टेक ऑन दैट चैलेंज। आखिरी दो चीज़ें, एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर बात हो रही है आजकल, सारी दुनिया बात कर रही है, पैलेस्टाइन और इसराइल, और पाकिस्तान उसके अंदर
क्या कर सकता है और क्यों कुछ नहीं कर पाया? आपके बयानात थे कि जी वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, बहुत सारे मुल्कों ने, बड़े बड़े मुल्कों ने तो जेनोसाइड का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल किया। यूवर कॉन्फिडेंट इनफ कि आपने ये बात की और बिल्कुल सही बात थी। बच्चों के वहाँ पर जो हुई है शहादत, उसके हवाले से आपने बात की, चिल्ड्रन हॉलोकॉस्ट, बिल्कुल सही। एज अ नेशन, एज अ गवर्नमेंट, हम क्या रोल कर सकते हैं प्ले? देखिए, मिडल ईस्ट का जो चैलेंज है वो भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। 600 साल 700 साल से आप अगर अपने आप को उम्मत के तौर पे तस्वुर करते हैं, आपने इल्म को खैरबात करके रवायात और जहल को अपना लिया है। अब ये 600 साल की जो खाबिदगी है, जो आप सोए हुए हैं, उसके असरात आ, और दूसरी जानिब लगभग इन्हीं दिनों में दूसरी अक़वाम जो हैं वो बेदार रही हैं। बिल्कुल, रिफॉर्मेशन हुई है, रेनेसांस हुआ है, बिल्कुल। अब है या नहीं है, लेकिन एक खदोखाल उसके बहरहाल मौजूद है। अब जो सोए हुए और जागे हुए लोगों का मुकाबला आ गया, तो जो जागा हुआ ग्रोह है उसको सबका तासिल है आप पे, और जो सोया हुआ ग्रोह है जैसे हमारा ताल्लुक है उसको डिसएडवांटेज है। इस पूरे माहौल में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा? पाकिस्तान ने जहाँ जहाँ अपनी कैपेसिटी में वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ, आर्मी चीफ अभी रिसेंट अमेरिका के दौरे में उन्होंने बहुत क्लियर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी लीडरशिप के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उनको बताया कि मिडल ईस्ट में जो कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर है वो पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जितना जल्द अज जल्द परमानेंट सीज फायर हो, ह्यूमनिस्टिक कॉरिडोर जो है फॉर द सप्लाई ऑफ फूड एंड मेडिसिन वो इंश्योर हो। हमने 3 खेपें उर्दन के साथ, मिस्र के साथ कोऑर्डिनेशन में वहाँ भिजवाई। OIC के प्लेटफॉर्म पे इसको हमने रेस किया। बाकी इस्लामी ममालिक के साथ एक जॉइंट स्टांस लेने के लिए कोशिशें की, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हो सकती है, प्राइवेट बड़ी गुफ्तगू हुई है, उसके असरात भी देखे गए हैं, उन पे भी बातचीत हुई है। बहुत सारी चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कैलस रहा है, इंडिफरेंट रहा है और उसको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीकन जो एम्बेसडर्स हैं उन तमाम को मैंने बुलाया था। उनसे कोई 4 से 6 घंटे पे मुहित हमारी गुफ्तगू रही, और उनको हमने अपने जितनी भी फीलिंग्स थी ये भी कन्वे की, और कहा कि अपनी अपनी हुकूमतों को बताएं कि हमारी ये पोजीशन है। पाकिस्तान अपने आप को कतन मिडल ईस्ट से अलहदा नहीं समझता। हम समझते हैं कि हमारा बड़ा सेंट्रल रोल है इसमें, हम वो किरदार अदा करना चाहते हैं। जितनी इसमें मुशावरत होगी, जितनी हमें इसमें अपनी एक दूसरे के साथ कुर्बत रखेंगे, शायद उतनी हमारे लिए आसानी हो कि इस क्राइसिस से हम बाहर निकल पाएं। 2 स्टेट सोल्यूशन वाला आपका बयान था, वो बड़ा देखिए फिर मैं आपको दोबारा अर्ज कर दूं, ये तमाम के तमाम अरब लीग, OIC, तमाम दुनिया, मैं मुख्तलिफ वज़राए आज़म जो इलेक्टेड थे यहाँ पे 1.5 साल पहले या 4 साल पहले, इन्हीं बयानात के ट्वीट्स मौजूद हैं उनके। मुझे हैरत ये होती है कि सिर्फ मेरी ज़ात के साथ किसी चीज़ को मंसूब करके क्या हासिल करना चाहते हैं। ये एक स्टेटेड पोजीशन है कि प्री 1967 बॉर्डर, अल-कुद्स उसका कैपिटल, उसके लिए फ़लस्तीनी जो है ना वो राज़ी हैं कि उनके साथ बातचीत की जाए। मैंने कोई इख्तिराह नहीं पैदा की, मैंने कोई नई चीज़ इस निगरान हुकूमत के दौरानिए में कोई पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया। ये पूरी आलम इस्लामी का एक मुत्तफ़िका शाह अब्दुल्ला ने इस फार्मूले पे काम किया था, और ये सब जानते हैं। जो जो हम पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं इन सबको पता है इनका, ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानते हैं। लेकिन उस वक्त उनको ये बातें याद नहीं आई। आज मतलब मेरी ज़ात के हवाले से अगर वो नहीं, लेकिन पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन फ़लस्तीन पे 2 स्टेट सोल्यूशन थी। देखिए 2002 के बाद की बात कर रहा हूँ कि 2002 के बाद मोर और लेस पूरी इस्लामी दुनिया ने OIC का इजलास जब फाइनली 2006 में जब ईरान में हुआ, फिर उन्होंने इसको रीइंफोर्स किया। मुख्तलिफ जो फ़लस्तीनी वो हैं डेलीगेट्स हैं या ग्रुप्स हैं या फैक्शंस हैं, उनमें भी इख्तलाफ है। कुछ इसको तस्लीम करते हैं, कुछ इसको तस्लीम नहीं करते हैं। हमास इसको शायद तस्लीम नहीं करती। बहुत सारे 3 जगहों पे हमास के जो इस्माइल हाइना हैं
उन्होंने भी इसका तस्करा किया है कि शायद वो इस हवाले से बातचीत के लिए तैयार हो। हमारा मानना ये है कि हमारा अभी तक इसमें नाखून नहीं तराशे गए हैं इस जंग में। जिनके 9000 बच्चे शहीद हुए उनसे तो पहले पूछो। नहीं, लेकिन क्या उनमें जो लोग हैं वो क्या 80% या 70% या 90%, 60% ये कहते हैं कि जो आके अब हमारे घर में बैठ गए हैं वो इधर ही बैठे रहे, हम अपना बोरिया बिस्तरा उठा के कहीं और चलते हैं? देखें, उनमें से भी तो कोई ऐसी बात नहीं करता। देखें, वो करें या ना करें, ये हक उनका है। आप और मैं अपने जज्बात अगर काबू में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम फेस नहीं कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। जिन्होंने फेस करना है ये सवाल वापस ले जाके, ख़ुसूसी तौर पे अक्टूबर 7 के बाद तो बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो गई है। मेरा ये मानना है कि ये सवाल दोबारा फ़लस्तीनियों के पास ले जाना चाहिए कि ये क्राइसिस है, ये सिचुएशन है, फ़लस्तीनी फैक्शन, और मेरे ख्याल में इस सिलसिले में काम हो रहा है। उनको इकट्ठा किया जा रहा है कि एक आवाज़ बन के आप बताएं कि क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ उस कंस्ट्रक्टिव एफर्ट की बजाय मुझ पे हमलावर होंगे, दूसरे पे हमलावर होंगे, तीसरे पे हमलावर होंगे, किसी को उम्मत का गद्दार करार दे रहे हैं, किसी को पाकिस्तान का गद्दार करार दे रहे हैं। मैं मतलब इस मौके पे बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट का मुजाहरा नहीं करना चाह रहा। क्यों? मैं मतलब ये जो उम्मत का ठेकेदार बनता है, जो भी बनता है, मैं उससे ज़्यादा अपने आप को बेहतर मुसलमान समझता हूँ। जो भी बनता है, ठीक है, मैं इन तमाम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। जिस दिन मैं इस मनसब में नहीं हूँगा, फिर मैं उनसे भी ये सवाल करूँगा कि उनको अपना किरदार बताएं उम्मत की यकजहती के लिए, उम्मत की खिदमत के लिए, और इस उम्मत को कहाँ चार चांद पे इन्होंने पहुँचाया। ये रेट्रिक्स में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से या सेमिनार्स करने से फ़लस्तीन के मसले में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही। तो इतना हमें भी पता है। दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा था, कायदे आज़म के ख़त के हवाले से उन्होंने उसको उठा के जोड़ दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरा आइडियल आज भी कायदे आज़म है। मैंने ये कहा था कि कायदे आज़म की जो भी पोजीशन है वो वही के हवाले से नहीं है। उससे इख्तिलाफ हो सकता है, बिल्कुल उनसे इख्तिलाफ अगर कोई चाहे, पार्लियामान चाहे, और की हैं आपने कायदे आज़म के बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ की हैं। जिसको शौक है वो आए मुझे बता दे, मैं बता दूंगा नहीं, वो तो रोज होते हैं, बिल्कुल कायदे आज़म से प्रैक्टिकली इख्तिलाफ रखते हैं। लेकिन क्यों सिर्फ सुन लीजिए कि हमारा मसला कश्मीर का भी फंसा हुआ है ना, पाकिस्तान का। तो जब हम फ़लस्तीन से पीछे हट गए, या हमने कोई फ़लस्तीन से पीछे जो वो कर रहे हैं वो करें, कोई फ़लस्तीन से पीछे नहीं हटा। मेरी ज़ाती राय ये है कि इसराइल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बड़ी हम पे तनकीद होती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से क्यों आप इस डिस्कशन को अगर ओपन करना चाहते हैं ओपन करें। मेरी राय में इसराइल को बिल्कुल तस्लीम नहीं करना चाहिए। मेरी राय ये क्यों है? मेरी राय ये इसलिए है कि जिन ममालिक ने उसको तस्लीम भी किया हुआ, क्या डिविडेंड मिला? जिन PLO की जिस लीडरशिप ने इज़ाक राबिन के साथ इनिशिएट किया, उसको क्या मिला? मेरे पास दलीलें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, बजाय इसके कि मुझे ये इल्ज़ाम डालेंगे जी ये तो तैयारी कर रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने की। क्यों? हमें किस चीज़ का इंसेंटिव मिलना है कि हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयारियां करवाएं? एक ओपन पॉलिटिकल डिस्कशन दुनिया में जब ज़ायनिस्ट मूवमेंट 1885 में चली थी, लोग हंसते थे और कहते थे दीवाने का ख्वाब है कि ये इसराइल बना सकेंगे। उन्होंने करके दिखाया। वो एक टेररिस्ट मूवमेंट से एक लेजिटिमेट स्टेट की तरफ उन्होंने सफ़र की कोशिश की। आधी दुनिया ने माना, आधी दुनिया ने नहीं माना। सियासी तहरीकें हैं, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स हैं, इस पे बातचीत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने महज इतना कहा, और ये नहीं कहा कि मेरी राय के मुताबिक फैसला करो। मैंने कहा जनाब पार्लियामान ये कहे, वहाँ डेलिब्रेट करें। आखिर ये पार्लियामान आप लोगों को चाहिए किस लिए? उसका काम क्या है? ये कोई खुदा ना ख्वास्ता मैं कोई कायदे आज़म की तौहीन का मैं तस्वर भी नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। दोबारा मैं मतलब उसको मजीद और इख्तिलाफ का मतलब भी तौहीन नहीं है, ये भी लोग भी सुन लें। बिल्कुल, ये क्लैरिटी रखें माइंड में। आप मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, और ये भी उसका मतलब नहीं है कि जो जिस मुख्तलिफ अंदाज में आप देख रहे हैं वही अंदाज दुरुस्त है, वो गलत भी हो सकता है, उससे भी इख्तिलाफ। और कायदे आज़म की जो पोजीशन है वही दुरुस्त हो सकती है। फाइनली टू एंड इट ऑन अ लाइटर नोट, मैं आपसे के सामने कुछ अल्फाज कहूंगा, आपके जहन में जो पहला लफ्ज आता है वो आपने बताना है। अनवारुल हक काकड़।
निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान। बड़ा आसान, बड़ा हल्का आपने खेल लिया। प्राइम मिनिस्टर हाउस। वेरी चैलेंजिंग। डेमोक्रेसी। A dream which should be pursued. मीडिया। An entity with a sense of proportion and responsibility. खूबसूरत आंखें। मेरे बेटे की। घर की बात। अगर मेरे लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत आंखें किसी की नहीं। बेगम साहिबा। खामोशी है इबादत है। गुस्सा। कहीं काबू में रहना चाहिए, कहीं उसका इजहार कर देना चाहिए। बहरहाल उसकी अहमियत बड़ी है। आज़ादी। There is no absolute freedom. अवाम। Center, nucleus of everything. एंटरटेनमेंट। Music, poetry. Who is your favorite musician या poet? बेगम अख्तर, हाँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, क्लासिक। गालिब, बेदिल, इकबाल. Poetry is very close to my heart. फूल देना हो तो किसको देंगे? कभी इस तरह के रोमांटिक जेस्चर्स मैंने उनकी एग्जीबिशन नहीं की है। यूनिवर्सिटी दौर में भी नहीं। यूनिवर्सिटी दौर में भी महरूम ही रहा हूँ। तो बस फिर आप अपना पसंदीदा कोई शेर सुनाइए और उस महरूमी का उजाला कीजिए। नहीं, खैर वो महरूमी मैं समझता हूँ, मैं शायद मजाज से हकीकत का जो सफ़र होता है उसका थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट मिलता जाता है। जरूरी है। तो शेर किस ज़बान में आप चाहते हैं? उर्दू में भी और पश्तो में भी करें, दोनों करें। ठीक है। सादगी थी हमारी इल्तिफ़ात नाज पे मरना। सादगी थी हमारी इल्तिफ़ात नाज पे मरना। तेरा आना न था जालिम मगर तमहीद जाने की। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। पश्तो में मेरा फेवरेट खुशहाल है। पशान दखपल यारा बेवकीला बेरहबारा। पशान दखपल यारा बेवकीला बेरहबारा। ज़ खुशाल चे यगानवम यगानयम ला तरोस। क्या बात है, जबरदस्त। अब इनको समझाइए। अब मुझ जैसे कम इल्मों को वो नहीं, कम इल्मी की बात नहीं है, आप नाबलद हैं ज़बान पश्तो ज़बान से। साहिब इल्म हैं आप। तो पशान दखपल यारा अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं अपने बिलवेड, अपने महबूब से। यहाँ पे इशारा महबूब हकीकी की तरफ है कि बिल्कुल उसके कंपैरिजन में मैं बग़ैर एडवोकेट के, बग़ैर वकील के, बग़ैर रहनुमा के, बग़ैर रहबर के अपना सफ़र जारी रखे हूँ। एक वो है मेरा महबूब जिसका ना कोई रहबर है ना कोई वकील है और वो अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। मैं खुशहाल जो पहले यूनिक यगाना था, अब तक यगाना ही। क्या बात। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थे नाजरीन पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब, और उनके साथ हमारी जितनी नशिस्त हुई आपने देखी। आज के इलेक्शन मॉर्निंग से इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे हम कल। अल्लाह हाफिज़।